अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमाद है। अपना मैं मेरा तारुफ तो खैर करा दिया है कि मैं क्लाउड एक्सपर्ट हूँ। यहाँ पर बड़े से बड़े क्लाउड एक्सपर्ट हैं, बट थोड़ा बहुत मुझे भी आइडिया है। तो आज हमें इनवाइट किया है इस दावत के लिए, तो आई एम हेयर। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद हम ये करेंगे कि थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे क्लाउड के बारे में। आप लोगों को उसके बाद सवाल के लिए जो भी आपके क्वेश्चंस हो, या तो आप माइक पे आ जाइएगा या चैट पे आ जाइएगा, वी कैन डिस्कस इट। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। मैं एज हमाद मेरा नाम है। मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ है मेरा भी। मैं नौताबाद में ब्लॉक डी में रहता था, अगर आपको पता हो, हैदरी मार्केट उसके सामने तैयबा मस्जिद है। तो वहाँ से मैंने अपना स्टार्ट किया था। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, और मैंने मास्टर्स किया हुआ है डबल मेजर्स में, कंप्यूटर साइंसेज एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम में। मुझे पाकिस्तान से निकले हुए तकरीबन 25 साल हो चुके हैं। तो आई लेफ्ट प्रीटी अर्ली। तो मैं यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में रहता हूँ, जो कि आपने सबने सुना होगा, फेमस सिलिकॉन वैली। तो अगर मैं अपने घर से 5-10 मिनट पहले ड्राइव पे चला जाऊँ तो मुझे गूगल नज़र आएगा, फेसबुक नज़र आएगा, एप्पल नज़र आएगा, सारे आप जो नाम आपने सुने होंगे सब मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है जी। कॉलेज के दौरान मैंने काम किया है, पेट्रोल पंप पे काम किया हुआ है, डंकिन डोनट पे काम किया हुआ है, मैकडॉनल्ड पे काम किया हुआ है। और मेरा जो इंडस्ट्री है एक्सपीरियंस है वो ऑलमोस्ट 20 से 22 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने टेक्नोलॉजी पे काम किया हुआ है, स्टेट यूएस गवर्नमेंट के साथ काम किया हुआ है, फार्मास्यूटिकल के साथ काम किया हुआ है, ऑटोमोटिव के साथ काम किया हुआ है, रिटेल इंडस्ट्री में काम है, रियल स्टेट में काम किया हुआ है, और मैनी डिफरेंट स्टार्टअप में काम किया हुआ है, एज एन एडवाइज़र, एज अ मैनेजर, एज अ टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने एक कॉल सेंटर एजेंट से स्टार्ट किया था। मैं उस वक्त पढ़ा, मैंने मास्टर्स किया हुआ था, लेकिन जॉब मार्केट इतनी हॉट नहीं थी, तो आई स्टार्टेड एज अ कॉल सेंटर एजेंट। फिर टीम लीड हुआ, सुपरवाइजर हुआ, फिर मैं सीनियर मैनेजर ऑपरेशंस हूँ, कर चुका हूँ, रिलेशनशिप मैनेजर, कस्टमर सक्सेस मैनेजर, सो यू नेम इट, ऑल द रोल्स जो आप समझते हैं कि इंडस्ट्री में एक मेजर स्पेसिफिक रोल होता है, वो मैंने किया है। उससे मुझे बहुत ज़्यादा लर्न करने को मिला, जिसमें मैंने क्लाउड सोल्यूशन मैनेजमेंट का रोल किया, एज अ क्लाउड एडमिन का रोल किया। सो नाउ आई एम अ टेक्नोलॉजी लीडर। मैं कंसल्टिंग करता हूँ एज अ क्लाउड सोल्यूशन इंजीनियर ऑन मल्टीपल क्लाउड। आई एम अ क्लाउड सोल्यूशन, सो इन सर्टिफिकेशन में मेरे पास एमसीटी है, मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, मैं सोल्यूशन आर्किटेक्ट हूँ एडब्ल्यूएस का, एजोर का भी सोल्यूशन आर्किटेक्ट हूँ। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन भी की हुई है एजोर में, थोड़ा माइक्रोसॉफ्ट की साइड पे ज़्यादा काम किया हुआ है मैंने। आजकल मैं डेटा एनालिटिक्स पे काम कर रहा हूँ, जिसमें आपकी डेटा स्ट्रीम्स किनेसिस होती है, जिसमें अगर एग्जांपल ये है कि आप अगर दराज.com पे चले जाएं, amazon.com पे चले जाएं, तो जब आप क्लिक करते हैं किसी चीज़ को या किसी लिंक को, तो वो एक तरह से एक कस्टमर का प्रोफाइल क्रिएट करता है। बैक एंड में वो जितना आप क्लिक करते हैं, वो एक तरह से डेटा जमा होता है, और उस डेटा को एनालिसिस किया जाता है थ्रू AWS की सर्विसेज कॉल्ड किनेसिस। उसको एनालिसिस करके वो आपका बिहेवियर देखते हैं, वहाँ पर आपकी एआई इस्तेमाल होती है, मशीन लर्निंग इस्तेमाल होती है, और वो एक तरह से एक डेटाबेस बन जाता है। और इसके अलावा मैं आजकल सर्टिफाइड कुबरनेटी एडमिनिस्ट्रेशन का रोल भी की तैयारी भी कर रहा हूँ। हॉबी में मेरे पास मैं जो हूँ वो क्रिकेट बहुत शौक से खेलता हूँ, और अब आजकल तो ज़रा मुश्किल हो गया है, लेकिन कोविड की वजह से। लेकिन इसके अलावा मैं टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन बहुत ठीक ठाक कर लेता हूँ, और मैंने टेड टॉक्स भी 2-3 दी हुई हैं। और मैं काफ़ी मेरा अदर जो एक साइड हॉबी आजकल है, जिसमें एक शौक किया मैं काम कर लेता हूँ, वो मैं यानी यूट्यूब की वीडियोस बना लेता हूँ रिलेटेड टू क्लाउड और रिलेटेड टू डेवऑप्स, और जिसमें एजोर हो गया, AWS हो गया। अगर आपको मेरे से गेट होल्ड ऑफ मी होना है, अगर रेफरेंस चाहिए आपको, तो आप मेरे लिंक्डइन के पेज पे आ सकते हैं। यहाँ पर यूजली मैं यहाँ पर ज़्यादा इतना एक्टिव तो नहीं होता हूँ, बट आई एम हेयर ऑन लिंक्डइन इफ़ यू फील फ्री टू कनेक्ट। आपको कोई सोल्यूशन हो, कोई रिक्वायरमेंट हो, फील फ्री टू कनेक्ट। इसके अलावा मेरा अपना यूट्यूब चैनल इतना कोई ख़ास नहीं है, लेकिन मैं शौकिया वीडियो बनाता हूँ, जिसमें काफ़ी ज़्यादा AWS और एजोर रिलेटेड और डेवऑप रिलेटेड वीडियोस सोल्यूशंस को डिप्लॉय करता हूँ। जिसकी मर्जी आती है देख लेता है। आई थिंक इट्स मोर लाइक एन एजुकेशनल पर्पसेस। तो दैट्स माय इंट्रोडक्शन। ठीक है जी।
अब हम थोड़ा सा बात, आपका कोई सवाल है तो मुझसे आप कर सकते हैं, वरना हम नेक्स्ट चलते हैं। अ, जी बिल्कुल, थोड़ा सा इसमें मैं चाहूंगा कि आप लोग भी सवालात कर सकते हैं हमाद भाई से, नंबर वन। और नंबर टू, ही कि हमाद भाई असल में क्योंकि आपकी और आपके पास थोड़ा टाइम कम है, तो उसमें जो हमारे पास जो सवालात है, कम से कम मेरे पास, बाकी लोग भी अपने सवालात यकीन तौर पे चैट के जरिए या माइक के जरिए दे सकते हैं। लेकिन जैसे मेरे पास जो सवालात हैं, जो हमें चैलेंजेस आते हैं, वो आते हैं मोस्टली अबाउट द सिक्योरिटी इशू इन AWS, जिसमें AWS की वो जो IM सिक्योरिटी है या एग्जीक्यूशन रोल वाली सिक्योरिटी है, वो हमारे लिए एक चैलेंज है। एक तो ये चीज़ है। इसके अलावा दूसरा हमारे लिए जो चैलेंज है, वो उसके डिफरेंट टाइप के इंस्टांसेस हैं, और उनकी अंडरस्टैंडिंग है। तीसरी चीज़ ये है कि हमें हमेशा ये डर रहता है कि अगर कोई इंस्टांस बना दिया और वो चलता ही रहा और वो बंद नहीं हुआ तो क्या होगा। तो इस तरह के कुछ चैलेंजेस हम फेस करते हैं, लेकिन आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें एज पर योर कन्वीनियंस। बस मैं बेसिक, मुझे ये बताएं कि आप इन लोगों को या आप लोगों को कितना क्लाउड के बारे में पता है, लाइक क्या क्लाउड होता है, किस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। एक्चुअली लॉट ऑफ पीपल डोंट नो व्हाट क्लाउड इज, राइट? कि लोगों तो को आप होता है थोड़ा कि सा भाई, हमें रिव्यू दे दें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हमारे अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी अपनी, तो हमें जरा क्लियर हो जाएगा। बेसिकली होता ये है कि क्लाउड में, एज इट सेज अप हियर, क्लाउड जो बेसिकली लोग समझते हैं कि भाई क्लाउड क्या है, कहीं इंटरनेट। तो मैं ये कहता हूँ कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा सेंटर्स, यानी कि आपके दुनिया में बेतहाशा डेटा सेंटर्स हैं, उनको कलेक्शन करके उन्होंने एक डेटा सेंटर बना दिया जहाँ पर आप ऑन डिमांड कंप्यूट सर्विस कर सकते हैं। यानी कि जो आपकी कंप्यूटर्स, अब होता यह है कि लेट्स से कि कंपनी है, उसने कोई समझे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के डेटा सेंटर बनाए हैं जिससे वो अपनी एप्लीकेशन रन कर रहे हैं और मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो एक चीज़ कहलाती है ऑपरेशनल एक्सपेंस एंड कैपिटल एक्सपेंस। तो वो बेसिकली उस कॉस्ट को कट करने के लिए, जो कि ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, उसके लिए उन्होंने ये किया है कि वो सर्विस किसी थर्ड पार्टी को दे दिया, जैसे AWS हो गया, एजोर हो गया, कि भाई तुम कंप्यूटर हम तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, बाकी कोड हमारा होगा। So it's basically a cloud computing and on-demand computing services that you can avail over internet to host and run your application. So basically ये होता है कि मैं बहुत सारी कंपनियां ऐसे जानता हूँ जो कि SaaS बेस होती है। SaaS बेस यानी ये टाइप्स ऑफ क्लाउड होती है, IaaS होती है, SaaS होती है, PaaS होती है। यानी SaaS में आप अपना कोड ले आते हैं और कोड आपको बोलते हैं कि भाई मेरा ये कोड है, बाकी सब तुम संभालो। यानी अगर मैं इधर एक पिक्चर है मेरे पास, हाँ ये रही। तो उसमें यह है कि वेंडर मैनेज करता है। वेंडर मैनेज में यानी कि आपने बोला कि भाई ये मेरा कोड है, मुझे मुझे कंप्यूटर से कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे कोई सर्वर नहीं खड़ा करना, मुझे एक्सपेंस नहीं करना, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम मंथली मेरा सॉफ्टवेयर चला के दो। तो उसके लिए एक जो वेंडर यानी AWS हो गया या आपका एजोर हो गया, वो आपको नेटवर्किंग, स्टोरेज सर्विस, वर्चुअलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर एंड रन टाइम देगा। उसी तरह पैस में सर्विस होती है, उसमें ये सब चीज़ें होती हैं। यानी कि ये अगर देखें तो ग्रे वाला जो होता है कि आप मैनेज करते हैं, यानी कि डेटा हो गया, एप्लीकेशन हो गई, और बाकी चीज़ें वो थर्ड पार्टी करता है, यानी AWS। तो आपको, मुझे नहीं पता कितनी आप लोग की डेफिनेशन के हिसाब से, लेकिन बेसिकली हमारा जो मेन पर्पस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, वो बेसिकली डिपेंड्स ऑन फोर थिंग्स। उसमें देखते हैं कि कॉस्ट, उसमें देखते हैं कि ग्लोबली कितनी जल्दी आप एक सोल्यूशन को डिप्लॉय करके आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और इलास्टिसिटी, यानी कि अगर कोई आपका वर्कलोड बढ़ जाए, यानी कि लेट्स से कि अगर वेबसाइट है कोई जो कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रहा है उसके ऊपर, तो वो उसको एजिलिटी, यानी वो मल्टीपल वेबसाइट्स में वो लोड बैलेंस कर देगा। और एजिलिटी इज़ बेसिकली क्विकली अडेप्ट करता है एनवायरनमेंट के, भाई कोई रिक्वायरमेंट आ जाए तो उसको डिप्लॉय कर सकते हैं आप क्विकली। अच्छा, ये एक्चुअली मोस्टली मैंने एक तरह से बेसिक सर्विसेज बताई हैं जो कि बेसिक कंप्यूटर सर्विस होती है। यानी कि लेट्स से कि कोई भी आप डेटा सेंटर, अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस है तो उसमें कुछ भी आपको टेक्नोलॉजी सोल्यूशन डिप्लॉय करना होता है, उसके लिए आपको कंप्यूटर सर्विसेज चाहिए होती हैं, जाके आपकी AWS की, जिसमें आपने सुना होगा EC2 के लेके चलते हैं। उसमें ये होता है कि सबसे पहले आपको अगर कोई नेटवर्क डिप्लॉय करना होता है, पहले आपको एक नेटवर्क होता है, उसको डिप्लॉय करना होता है, जिसके थ्रू आप डिफरेंट सर्विसेज को कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि
नेटवर्क में आपका हो गया VPC, जो कि मेन बेसिक सर्विस है, जो कि आपके लिए क्लाउड के कनेक्टिविटी के लिए चाहिए होती है। VPC के थ्रू आप जब डिप्लॉय करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज होती हैं, जिसमें आप लोड बैलेंसर कर सकते हैं, राउट 53 यानी कि वेबसाइट को स्टैब्लिश राउट ए रेकॉर्ड कर सकते हैं, और इसके अलावा कंटेंट डिलीवरी कर सकते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स यूज़ करता है क्लाउड फ्रंट, यानी कि आपकी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में उन्हें कैशे लोकेशंस बनाई होती हैं और डेटा डाउनलोड होता है। तो ये डिफरेंट सर्विसेज होती हैं। और मेरे ख्याल में आपके सवाल अगर जाया जाए तो उसके हिसाब से जो आपके चैलेंजेस हैं, आप कह रहे हैं कि आपकी आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में मसला है होता है। जी, मैं थोड़ा सा बता दूं कि हम वन लाइनर में बताऊं कि आप ने थोड़ा सा सेज मेकर के बारे में आपको काफी हद तक पता होगा। तो हमने ये किया हुआ है कि अपने जितने भी पहले, थोड़ा सा मैं अपना यहाँ पे बैकग्राउंड दे दूं कि जो हमारी टीम है, ये हम लोग पिछले तकरीबन 1 साल से या उससे भी ज्यादा, कितने साल से, भाई कोई बताएगा कितने साल हो गए आप लोगों को ये पढ़ते हुए? सर होने वाले 2019 से होने वाले हैं। कितने साल, कितने महीने हो गए? सर तकरीबन 2.5 साल होने वाले। 2.5 साल हो गए भाई। तो क्योंकि बीच में जो है ना वो गैप वैप आता रहा, तो हम सब लोग जो है ना वो मशीन लर्निंग, सबसे पहले हमने पाइथन सीखी, और पाइथन सीखने के बाद उसके बाद से हम मशीन लर्निंग के ऊपर काम कर रहे हैं। मशीन लर्निंग के ऊपर हमारा एक स्पेशल डोमेन है जिसको हम कहते हैं न्यूरल नेटवर्क या डीप लर्निंग। तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अब इस मॉड्यूल में Q4 में हमने इसके अंदर सेज मेकर को स्टार्ट किया, और अब हमने जितनी भी मशीन लर्निंग के रिक्वायरमेंट थी, उसको मॉडल की ट्रेन कैसे कर, उसकी मॉडल के लिए ट्रेनिंग करनी है, और पाइथन के जरिए डेटा को प्रोसेस करना है, डेटा में से डुप्लीकेशन रिमूव करनी है, डेटा में से नल वैल्यूज रिमूव करनी है, डेटा को मर्ज करना है, डेटा को स्प्लिट करना है, डेटा को छोटे छोटे चंक्स में डालना है, और उसके बाद उस डेटा से ट्रेन कराना है। ट्रेन के बाद फिर मॉडल की ट्रेनिंग करानी है। मॉडल जब बन जाए तो उसके जरिए प्रिडिक्शन करानी है, या उसको इन्फ्रेंस कहते हैं, इन्फ्रेंस इंजन जो है वो यूज करना है। तो ये सारी चीजें हम सेज मेकर के थ्रू करते हैं। तो हमारा बड़ा लिमिटेड और स्पेसिफिक यूजेज है। अच्छा, एक चीज और है कि हमारे साथ जो है अब नासिर भाई भी जुड़ चुके हैं। नासिर भाई मेरे साथ जो है वो इस प्रोग्राम के अंदर ट्रेनर है। तो नासिर भाई, आप कोई बात कहना चाहेंगे या हम कैरी ऑन करें? ये माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया हमाद भाई हमें ज्वाइन करने का और अपनी एक्सपर्टीज हमसे शेयर करने का। ये बड़ा ज़रूरी था कि हम बच्चों को जो है ना इस तरह से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं प्रोफेशनल लोगों से, जो लोग AWS पे काम कर रहे हैं। बड़ा मोटिवेशन भी होता है और उनको थोड़ा स्कोप के बारे में पता भी चलता है। बिल्कुल। तो जिस तरह नीस भाई ने बताया कि हम लोग ज़्यादा फोकस हमारा सेज मेकर की तरफ है, और उसमें ज़्यादातर बिल्ट इन मॉड्यूल्स जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के हवाले से हैं। तो बहुत अच्छा है नीस भाई, आप लोग कंटिन्यू करें। थैंक यू। अच्छा जी, तो बेसिकली मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूँ वो आपको एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया है, उस पर आप सेज मेकर के थ्रू अपने कोड्स और मशीन लर्निंग की सारी जो सर्विसेज हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड कि आपका जो चैलेंज वो यही है कि आप लोग IAM यानी कि सिक्योरिटी का चैलेंजेस हैं आप, फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड। और उसके अलावा आपको कॉस्ट का भी आइडिया होता है। VPC भी एक हमारा है क्या चैलेंज, और एक हमारा जो एक इशू है, थोड़ा सॉरी मैंने आपकी बात काटी, और वो ये है कि हमें अक्सर जो है वो जब हम अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं ना, उसमें उसके जरिए जो है ना हमारा एक हमें जो चीज मिलती है आउटपुट, उसको हम मॉडल कहते हैं। तो उस मॉडल को हमारी मतलब उसको हम चाहते हैं कि भाई वो आउटसाइड दी AWS भी कनेक्ट करे, तो उसमें एक WPC भी एक हमारा चैलेंज है। बाज़ वक़्त सेज मेकर हमें अलाउ करता है कि अगर आपके पास लिनक्स है या विंडोज भी है तो आप सेज मेकर के कुछ काम जो है वो अपने लोकल कंप्यूटर से डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी हमें बाज़ वक़्त चैलेंज आते हैं रिलेटेड टू सिक्योरिटी वगैरह। तो ये है सब चीज़ें। ओके, सो आप लोग जब लिनक्स की मशीन इस्तेमाल करते हैं तो आप SSH करते हैं मॉडल के अंदर, या आपके पास कोई थर्ड पार्टी टूल है जिसके थ्रू आप कनेक्ट करते हैं? नॉर्मली तौर पर हम लोग जो है वो मैं आपको आप अपना थोड़ा कंटिन्यू करें जब तक मैं आपको अपनी एनवायरनमेंट रेडी करके दिखा भी दूंगा ना एक मिनट। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आप जब तक कंटिन्यू करें।
सो बेसिकली ओवरऑल अगर आप लोगों इन लोगों को सारा आपने एनवायरनमेंट AWS में दिया हुआ है, या हाउ दे कनेक्ट टू इंटरनेट थ्रू AWS? ये हमने इनको ये सब चीजें बताएंगे, लेकिन वो स्पेसिफिक टू द सेज मेकर बताई नहीं है। अच्छा अच्छा। तो मैं आपको ये समझाता हूँ। बेसिकली होता ये है कि एक चीज़ और है। आपको स्क्रीन पे मेरे नोट्स नज़र आ रहे हैं? जी बिल्कुल। सर आ रहा। अच्छा जी। तो ये मेरे नोट्स हैं जब मैंने AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए पढ़ाई की थी। उसमें मेजर जो AWS में बहुत सारी सर्विसेज हैं, और हर कोई इतनी सर्विसेज को एक्सप्लोर नहीं कर सकता। जैसे आप इस वक्त सेज मेकर के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि मोस्टली यूटिलाइज होता है मशीन लर्निंग के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो वो आपकी एक सर्विस है, लेकिन आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये सर्विस तो ठीक है, आप एक मैनेज कर रहे हैं, आप उस पर काम आता है, आपको प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें अदर कंपोनेंट्स क्या क्या उसकी रोल प्ले करते हैं। यानी कि उस सर्विसेज का होना ज़रूरी है, तब सेज मेकर वर्क करेगा, या कोई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। उसके लिए मेरे ख्याल में, मैं जो अनीस भाई मुझे जो बताना चाह रहे हैं उसके मुताबिक, आपको कुछ सर्विसेज ऐसी हैं AWS की जो कि की सर्विसेज हैं, एंड विदाउट दैट सर्विस आप मतलब जैसे सबसे बड़ी सर्विस है आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। उसमें ये है बेसिकली उसके बगैर आप AWS के कंसोल में, AWS की CLI यानी कि उसकी जो शेल कमांड्स होती है उसके इंटरफेस में, आप उसके बगैर उसके अंदर आप लॉग इन नहीं कर सकते। अब उसके बहुत सारे हैं। बेसिकली आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट कहलाता है, और बेसिकली आप उसके थ्रू मैनेजमेंट कंसोल, यानी कि जब भी आप AWS के अंदर लॉग इन करते हैं अपनी यूज़र आईडी से, तो वो आपको एक मैनेजमेंट कंसोल दे देता है। अगर आपको शायद मेरे ख्याल में, अगर मैं ये देखूं कि आपको दिखाऊं कि तो ये आपका लॉगिन है। इसमें आपको इन्होंने ये आईडी दी हुई है, इसके अंदर आप लॉगिन करके अपना कंसोल पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप सेज मेकर टाइप करेंगे सेज, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो की रिक्वायरमेंट है, वो ये सारी सर्विसेज हैं जो होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके बगैर आप सेज मेकर को यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कि अगर मैं आपको बताऊं, एक IAM है, सवाल की तरफ जाएंगे इन अ बिट, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता दूं कि IAM बेसिकली जस्ट लाइक एक्टिव डायरेक्टरी की एक्सेस होते हैं। यानी कि आपके यूज़र आईडी अकाउंट बन गया, और आप उसके थ्रू सिस्टम में लॉग इन करेंगे, और उसके अंदर परमिशन सेट करेंगे कि भाई ये बंदा है, इस बंदे को सिर्फ सेज मेकर का एक्सेस होना चाहिए। उसके अंदर वो सिर्फ सेज मेकर में काम कर सकता है, या उसको EC2 मशीन बनानी है। EC2 मशीन बेसिकली इज़ लाइक अ VM एट द बैक एंड। तो एक ये सर्विस है IAM की, जिसमें पूरा डिटेल होती है। मैं आपको वो भी बता सकता हूँ, आई मीन इन अ बिट। लेकिन उसके बाद एक आईडी होती है, फिर उसके बाद स्टोरेज कहलाती है। स्टोरेज यानी आपका जो इम्पोर्टेंट, यानी अमेजोन में तो S3 कहलाता है आपका, लेकिन स्टोरेज में जैसे हार्ड ड्राइव हो गया, कि भाई एक कंप्यूटर है, उसके अंदर हार्ड ड्राइव होना ज़रूरी है। उस कंप्यूटर के अंदर लॉग इन करने के लिए आपको एक आईडी बना के देते हैं, जो कि या तो एक्टिव डायरेक्टरी में आईडी कहलाती है, लेकिन इसमें उसको हम IAM कहते हैं। ठीक है। उसी तरह ये EC2 की कंप्यूट सर्विस होती है। EC2 क्या होता है? EC2 बेसिकली इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, एंड इट्स रिड्यूस टाइम टू रिक्वायर ऑब्टेन बूट टाइम। सो इट्स बेसिकली होता है कि आपको एक वो वर्चुअल मशीन बना के दे देते हैं। आप सेलेक्ट करते हैं अपने हिसाब से कि मुझे लिनक्स की वर्चुअल मशीन चाहिए, मुझे विंडोज़ की वर्चुअल मशीन चाहिए, मुझे उसकी फैमिलीज होती हैं, यानी कि वो किस तरह की हो, उसमें 4 GB का प्रोसेसर हो, कितने हार्ड ड्राइव स्पेस हो। तो ऑन द फ्लाई ऑन अ सेकंड आप जस्ट सेलेक्ट करेंगे ऑप्शंस, और आपको एक मशीन बना के वो दे देगा, जिसमें आप अपना सर्विसेज लाइक सेज मेकर हो गया, लिनक्स इंस्टॉल करेंगे एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और विंडोज करेंगे। तो EC2 इज़ बेसिकली अ कंप्यूट सर्विस होती हैं। उसी तरह EC2 में डिफरेंट उसकी क्लासेस होती हैं। इस तरह आप लॉग इन करते हैं, तो आपको दिखाता है कि भाई क्या क्या सिलेक्ट करना है। अमेजोन का लिनक्स है। ये पूरी स्टेप बाय स्टेप गाइड है। मुझे इतना नहीं पता आप लोगों को कितना पता है, बताता है कि भाई कौन सा प्रोसेसर टाइप है। ये फैमिली कहलाती है EC2 की।
फिर इसके बाद वो आपको बताता है कि भाई आपने किस तरह कॉन्फ़िगर करना है। उस चीज़ में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सेलेक्ट करना होता है, बताना होता है भाई कितना इंस्टेंस है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है वीपीसी, जो कि अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। उस वीपीसी में बताते हैं कि भाई उसमें साइडर ब्लॉक होता है कि यानी कि कितना उसका सबनेट है, किस तरह उसको असाइन करना है आईपी एड्रेसेस, तो पूरा आर्किटेक्चर में आता है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपको कोर हमारे समझ। भाई सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अभी आप EC2 की बात कर रहे थे, तो अक्सर हम ये देखते हैं कि इसमें जो नेमिंग कन्वेंशन होती है, मैं ऐसा आपकी अपनी स्क्रीन भी आपसे शेयर कर देता हूँ, ताकि जी अच्छा, आपको हमारा एनवायरनमेंट, जब हम चीज मेकर के बारे में जो हमें जो नॉलेज है वो आपसे शेयर कर लेते हैं। बिल्कुल। कि आपकी स्क्रीन ऑफ हो गई है और हम हमारी सेज मेकर, तो उम्मीद है आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। तो असल में सेज मेकर ने हमारे साथ काफी एक्सट्रैक्शन कर दी है। तो ये अच्छा हमारा सेज मेकर का डैशबोर्ड है। हमारे पास अच्छा, दो ऑप्शन है, एक तो ये कि हम डायरेक्ट सेज मेकर के स्टूडियो में जा सकते हैं। ठीक ठीक है। है, ये अभी स्टूडियो जो है ये यहाँ पर लोड हो रहा है। ठीक है, और मैं डायरेक्ट जो है यहाँ पर ओपन स्टूडियो खोलूंगा तो ये स्टूडियो में चला गया। अब स्टूडियो के अंदर जो है वो मुझे एक कंसोल मिलेगा। ये कंसोल आम कंसोल नहीं है लिनक्स का, बल्कि जो जी कंसोल है इसको हम कहते हैं जुपिटर लैब, राइट जो पाइथन के कोड चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। राइट। ठीक है, तो एक चीज तो ये मुझे मिल गई, ये भी लोड हो रहा है। दूसरी चीज जो मुझे यहाँ से मिलती है वो है हमारे पास नोटबुक्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये मैंने एक जी नोटबुक बनाई हुई है जो इन सर्विस है, जो कि मैंने ML22 मीडियम के ऊपर बनाई हुई है। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये मुझे एक जुपिटर नोटबुक जो है वो पाइथन का एक टूल है जिसमें हम जो है वो इंटरेक्टिव कोडिंग कर सकते हैं। राइट। नॉर्मली तौर पर हम जब अपने प्रोग्राम वगैरह बना रहे होते हैं किसी कोड एडिटर में, तो हम जो पूरा प्रोग्राम बनाते हैं फिर चलाते हैं, लेकिन ये जो जुपिटर नोटबुक है ये हमें ये फैसिलिटेट करता है कि हम इंटरेक्टिव कोडिंग कर सकें। तो राइट आप जैसे यहाँ पर अगर मैं अपने यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर अगर मैं न्यू जो है वो कंसोल की बात करता हूँ, तो ये मुझसे सबसे पहले पूछेगा कि भाई आपको कौन से उस कंसोल में जो है वो पाइथन की क्या चीज चाहिए। डेटा मैं इससे साइंस। बहुत सारी जो है ना बने बनाई चीजें हैं वो रेडी कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं करूंगा तो ये मेरे लिए एक नया इंस्टेंस इसने डाल दिया है, लेकिन अब मैं यहाँ पर जो चलाऊंगा मेनली वो पाइथन चलाऊंगा। यानी कि ये मेरे जो कंसोल है मैं वो समझ। पाइथन से रिलेटेड है। इसमें उसने पाइथन वाइथन खुद ही इंस्टॉल कर देता है, वो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी ठीक अगर है जी। नॉर्मल जो EC2 होता तो मैं जो हूँ वो सबसे पहले इसके अंदर जो है वो उसको आपको पाइथन इंस्टॉल करना है पहले, उसमें पाइथन, लिनक्स हाँ लिनक्स इंस्टॉल हाँ करके फिर पाइथन आपको फिर इंस्टॉल पाइथन करना करते हैं। लेकिन है। मैं राइट। यहाँ पर मुझे कुछ भी करने की जरूरत जरूरत नहीं नहीं है। है। राइट। और इसी तरह जब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, जैसे मेरे पास जुपिटर नोटबुक जो है वो आ गई है मेरे पास, तो मुझे यहाँ पर एक नोटबुक की जरूरत पड़ेगी। अब ये नोटबुक भी जो है ये मेरे लिए एक पाइथन की ही इन्वायरमेंट है, जिसके जरिए मैं पाइथन की कोडिंग जो है वो डिफरेंट सेल में, छोटे छोटे सेल के अंदर कर सकता हूँ जब तक ये लोड हो रहा है। तो ये देखें यहाँ पर ये मेरा ये कंसोल है। अगर इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास इस स्टूडियो के अंदर जो एक साथ मुझे मिल जाती है। मैं यहाँ पर नई नोटबुक बना सकता हूँ, टेक्स्ट फाइल बना सकता हूँ, एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, डेटा राइट फ्लो के लिए चीजें बना सकता हूँ, या कोई टेक्स्ट फाइल के अंदर अपना कोई प्रोग्राम लिखकर भी कॉल कर सकता हूँ। तो राइट। स्टूडियो में तो बहुत सारी चीजें हमारे पास आती हैं, जब वो उसमें बताता भी है कि भाई क्या क्या आपके पास चल रहा है। यानी कि ये एक कंट्रोलिंग पॉइंट हो सकता है मेरे लिए। जी जी। दूसरी चीज जो है वो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर पूरी की पूरी जुपिटर नोटबुक जो है इसके अंदर मैंने कोड डाले हुए और कोड को मैंने ब्रेक किया हुआ छोटे छोटे सेल के अंदर, ताकि मैं उन सेल को चला के देख सकता हूँ। तो ये दोनों चीजें जो है ये हमारे पास ऑन डिमांड अवेलेबल है। हमें इसके लिए कोई इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें सिर्फ ये बताना पड़ता है कि भाई हमें अगर कोई नई नोटबुक बनानी है तो वो नोटबुक, अच्छा ये कहाँ से नोटबुक जो है, सेलेक्ट करना है। हाँ अच्छा ये नोटबुक जो है ये कंट्रोलिंग नोटबुक है। यानी कि इसके अंदर अभी हमें जो चीजें मिल रही हैं वो ये है कि ये किसी एक बैक एंड इंस्टेंस से कनेक्टेड है, और इसके राइट। अंदर मुझे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड चलानी है तो जैसे मेरे पास ये एक मैजिक वर्ड है, जिसके बाद अगर मैं इस सेल के अंदर बड़े आराम से कोई भी AWS की कमांड चला सकता हूँ। हाँ देखें ना, जैसे ये लिखा हुआ है ना इसके ऊपर कि AWS S3 कॉपी, हाँ हाँ बिल्कुल यानी कि बिल्कुल वो आपको कमांड है, ये CLI कमांड है बिल्कुल जो कि बिल्कुल। कॉपी करता है। राइट। अच्छा, अब उसके बाद जो है मैं यहाँ पर जो आगे जो आपको एक आखिरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा था कि अभी मैंने यहाँ पर सारे काम करने शुरू किए। करने के बाद जो है वो जो मैं सबसे अहम चीज ये है कि उसके बाद जो है मैं अपने इस डेटा को जो है वो एक स्टैंडर्ड S3 की बकेट में जाकर स्टोर कर देता हूँ। जी, स्टोरेज। ठीक है, हाँ अब ये जो स्टोरेज है ये इस इंस्टेंस से बाहर है। राइट। ठीक है,
उसके बाद जो है मैं जो हूँ वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा वो होगा, लेकिन इसके अंदर मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि मैं एक जो कंटेनर ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पर हम डॉकर के ऊपर आ गए एक तरह से। मैं जो हूँ वो यूआरआईज की वजह से कंटेनर ढूंढ रहा हूँ जो ब्लेजिंग टेक्स्ट चलाने के लिए हेल्प करता है। तो वो कंटेनर मुझे मिल गया यहाँ पर, और मैंने इस कंटेनर को जो है वो अपने एक एस्टिमेटर जिसका मैं नाम देता हूँ, लेकिन असल में ये मेरा एक टूल है जिसके जरिए मैं अपने एल्गोरिथम को चलाऊंगा और अपना मॉडल ट्रेन कर लूंगा। तो इसके अंदर मैं बताता हूँ कि मैं इसके लिए कंटेनर मेरा कौन सा होगा और इसको किस इंस्टेंस के ऊपर जो है वो मैं चलाऊंगा, और उसके बाद जो मेरा आउटपुट होगा वो कहां पर आएगा। उस आउटपुट की सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अपने पाइथन के कोड के जरिए जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। और उसके बाद जब मैं इसको चलाना शुरू करूंगा, अपना ट्रेनिंग का डेटा, वैलिडेशन का डेटा, तो आप देख सकते हैं कि ये इसने सारा काम चलाना शुरू कर दिया है। और आखिरी के अंदर आप ये भी देख सकते हैं कि ये मुझे ये भी बताता है कि इसने कितनी देर के अंदर बिलिंग की है, यानी कि 128 सेकंड के अंदर ये इसने काम कर दिया ये वाला इंस्टेंस चलाकर। ठीक है, और उसके बाद अब ये इंस्टेंस खुद ही ओपन करेगा, खुद ही बंद करेगा, मुझे ट्रेन वेन करके मेरा डेटा जो मैंने आउटपुट बताया है वहां पे लाकर उसने इस जगह पे लाके छोड़ देगा, और हाँ इंस्टेंस सब बंद कर देगा। उसने मुझे बताया भाई 128 के अंदर मेरा काम हो गया। अब मुझे ये मॉडल की मदद से इन्फ्रेंस करनी है, यानी कि लोगों को आउटपुट निकाल के देना है। तो उसके लिए जो है वो मैंने एक और जो है वो एक फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ है, जिसके अंदर जो है मैंने कहा है कि भाई मुझे एक डिप्लॉय करना है अपना प्रिडिक्टर, जिसके जरिए मैं प्रिडिक्शन करूंगा। इसको मैंने छोटा रखा हुआ है क्योंकि इसके अंदर मुझे ह्यूज कंप्यूटेशन की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जो है वो मुझे जब भी इस प्रिडिक्टर को कॉल करने की जरूरत है, तो मैं ये इसके कोड है, इस कोड के जरिए जो है मैं प्रिडिक्शन कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने जो है ये टेक्स्ट भेजा, ये 3 लाइनों का टेक्स्ट था, और उसने मुझे जो है वो एक आउटपुट दे दिया कि भाई ये जो टेक्स्ट आपने भेजा है इसके अंदर जो है ये नेगेटिव है, इसका सेंटिमेंट और इसकी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव होने की ये है। और उसके बाद फिर मैं ये मेरी पाइथन की प्रोग्रामिंग है, मैं उसको यूटीएफ में कन्वर्ट करता हूँ, और कन्वर्ट करने के बाद उसकी कैलकुलेशन के साथ साथ डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस निकाल लेता हूँ कि भाई ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और आखिरी में ये क्योंकि हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं तो हम उस एंड पॉइंट को, उसको हम एंड पॉइंट कहते हैं, उसको भी हम डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब 99% केस ये होता है कि हम एक जुपिटर नोटबुक पे जाते हैं, कोड लिखते हैं। कोड 2 तरह के होते हैं, एक के अंदर हम डेटा की को जो है वो रेडी करते हैं, रेडी करने के बाद एक जगह पे रख देते हैं, और उसके बाद सेज मेकर को कहते हैं कि भाई इस जगह के ऊपर डेटा रखा हुआ है, ये वाला एल्गोरिथम की मदद से आप एक हमारे लिए मॉडल ट्रेन कर दो। तो वो एक नया इंस्टेंस लेता है। मॉडल ट्रेन करने के लिए डेटा को बहुत मर्तबा उसको कंप्यूटेशनली प्रोसेस करना पड़ता है, तो वो उसको उस इंस्टेंस जो हमने बताया होता है उसके ऊपर प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद जो है वो हमें आउटपुट देकर वो अपना प्रोसेसर बंद कर देता है। यहाँ पर अगर मैं देखूं इस जगह पर, तो आप देखें यहाँ पर मेरी कुछ प्रोसेसिंग जॉब्स भी हमें नजर आ रही होंगी जो अभी करंटली जो है वो कोई भी नहीं है, लेकिन ये सारी के सारी कंप्लीट हो चुकी हैं विद इन अ फ्यू मिनट्स। तो मुझे अपना पूरा इंस्टेंस खुद बनाने के बजाय मैं ये कर सकता हूँ। ये एक ओवरव्यू था जो हम मोस्टली कर रहे होते हैं। यहाँ से फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा, मैं आई थिंक आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई मीन आई एम वेरी इम्प्रेस्ड टू सी ऑल दिस डिटेल। इसमें आपने जो अनीस ने बहुत सारी चीज़ें बताई, जिसमें फैमिली ऑफ कंप्यूट सर्विस है, यानी कि कोई भी कंप्यूटर चलाने के लिए उसकी उन्होंने एमएल मशीन लर्निंग की मशीन उन्होंने इस्तेमाल की है। उसके अलावा S3 के बारे में बताया जो कि स्टोरेज होता है। इसके अलावा VPC उन्होंने बताया कि भाई किसी भी कंप्यूटर को या किसी भी नेटवर्क को कनेक्ट करने, किसी भी मशीन को या सर्विस को कनेक्ट करने के लिए आपको VPC की ज़रूरत होती है, विच इज़ अ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, जो कि बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द फ्लाई आप क्रिएट करते हैं कि उसमें VPC क्या होता है। एक लॉजिकल आइसोलेशन होती है अमेज़ॉन के अंदर, जिसमें आप वो डिफाइन कर देते हैं कि भाई सबसे पहले तो आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करें कि होता ये जो आपने ये जरा VPC हमारे भी थोड़ा सा हमें जरा सा शुरू से बताएं। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ ड्रॉ करने की बजाय इसके कि मैं उसको कोशिश करता हूँ इतना यहाँ पर। अच्छा, अगर मैं इसको देख सकूँगी मुझे ड्रॉ, अच्छा इसको मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, खैर है कोई बात नहीं। इसको एक काम करते हैं, कोई इंटरनेट से तस्वीर ढूंढ लें, हो सकता है उसमें ड्रॉ हुई। हाँ एक्चुअली मेरे पास एक होगी तस्वीर, लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड।
हाँ ये तस्वीर है। अच्छा, ये एक तस्वीर है जिसमें आपको उसने डिफाइन किया कि भाई आपका जो सेज मेकर है ना वो एक सर्विस है, ठीक है। वो सर्विस एक एक स्पेसिफिक मशीन लर्निंग के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विसेज के लिए होती है, जिसमें आप अपना प्रोग्रामिंग करते हैं, डिफाइन कर देते हैं कि भाई यहाँ से डेटा उठाओ, ये जो कि S3 बकेट है यहाँ पर। तो वो एक स्मॉल पार्ट ऑफ क्लाउड है, ठीक है। लेकिन जो आर्किटेक्चर क्लाउड का है उसमें ये होता है कि ये अगर आप ये एक रेड लाइन देखें तो इसको कहते हैं रीजन। तो रीजन बेसिकली होता है कि किस एरिया में आप अपना आपका क्लाउड है। यानी कि अगर मैं आपको इस ये आपका जो इन्होंने अनीस दिखाया है वो सेज मेकर है। यहाँ पर आप सर्विस में क्लिक करेंगे ना तो आपको वो सेज मेकर आपको आप लिखें तो ये आपको या तो यहाँ आ जाएगा। लेकिन एक्चुअली होता ये है कि सबसे पहले आपके रीजन होते हैं। ये अगर आप राइट क्लिक अगर इस पे यहाँ पर क्लिक करें तो इसको कहते हैं रीजन्स, यानी कि यूएस के रीजन है। यूएस में बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स हैं, अफ्रीका में है, एशिया में है। सो ये एक तरह से समझ जाए एक जोग्राफिकल, एक्चुअली लेट मी डू दिस हियर। एक इनका ग्राफिक इंटरफेस होता है। एक्चुअली ये सही है। ये देखें, ये जैसे ये एक तस्वीर अगर आप देखें तो बेसिकली इसमें वो बता रहा है कि भाई अमेजोन का अच्छा, जो, हमें पुरानी वाली तस्वीर नजर आ रही है ओ अच्छा मेरे नहीं ख्याल से। हाँ, सर विंडो स्टक हुई हुई है। अब आप नजर आ रहा है। हाँ अब कुछ नजर आ रहा है, हाँ ठीक है। अब दुनिया का मैप नजर आया मुझे। जी जी। तो मैं ये कह रहा था कि AWS में जब आप कंसोल में लॉग इन करते हैं ना तो आपको बेसिकली सेज मेकर, जैसे ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये मशीन लर्निंग के ऑल सर्विसेज हैं। तो सेज मेकर इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द AWS इंफ्रास्ट्रक्चर एवरीथिंग सर्विसेज। होता यह है कि VPC के बारे में अगर डिफाइन करें तो VPC जो होता है वो बेसिकली सबसे पहले एक रीजन होता है। यानी कि रीजन में आप डिफाइन करते हैं कि जैसे राइट में लिखा हुआ है रीजन, इसमें लिखा हुआ है कि देखें यूएस में कितने रीजन्स हैं, बहुत सारे हैं यूएस में। तो ये थोड़ा लिस्ट कम लिखा हुआ है, उसमें बता रहा है अफ्रीका में क्या होता है। हर जगह पे आप लॉग इन करके आप अपनी सेज मेकर को बना सकते हैं या स्टोरेज को बना सकते हैं। तो ये अमेजोन ने एक लिस्ट है, आप गूगल पे जाएंगे तो आपको वो आपको लिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर आप अपनी सर्विसेज डिप्लॉय कर सकते हैं AWS की, ठीक है। जैसे अगर आप मैं इस मैप को अगर हम देखें तो इसमें ये आपको बताएगा कि भाई अगर आप ये सारी चीज़ें, ये सारे ब्लू डॉट AWS के रीजन्स हैं जहाँ पर आप सेज मेकर को या Amazon S3 को डिप्लॉय कर सकते हैं, यानी स्टोरेज को। वो उससे आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं। ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये ना, आप ये कह रहे हैं कि नासिर भाई, ये ब्लू, सॉरी हामिद भाई, ये ब्लू ब्लू जो चीजें हैं ये वो डेटा सेंटर्स हैं जो ये या अमेजोन वालों ने बनाए हुए हैं। जी, ये वो डेटा सेंटर है जो अमेजोन ने बनाए हैं। इनकी पूरी इंटरैक्टिव एक्चुअली वीडियो है। अच्छा, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड भी है, ये कहना चाह रहे हैं आप? ये आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से, देयर इज अ अच्छा, तो इसमें डायरेक्ट। ये जो लाल और नीले में कोई फर्क है या दोनों ही सही है? वो एक्चुअली नीले वाले जो हैं ये लिखा हुआ है कमिंग सून, यानी कि यहाँ पर इन इन जगहों पे आ रहे हैं नए, जो कि इनके अभी डिप्लॉयड नहीं हुए हैं, दे आर कमिंग सून। तो ब्लू आर एक्चुअली ऑपरेशनल है ये यहाँ। पाकिस्तान अच्छा में अच्छा, जी बोलिए। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी आने के चांसेस हैं क्या? पाकिस्तान में अभी मैंने सुना लेटली कि अमेजोन के ऑफिस खुला है, तो आई एम श्योर के दे शुड बी एबल टू गेट अ डेटा सेंटर ओवर देयर। अभी तो इंडिया में है। रीजन का इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या फायदा है? हम तो किसी भी S3 में रखें वो तो हमें डेटा तो वहाँ मिल जाएगा। मतलब हाँ, रीजन का फायदा क्या है हमें? मैं बताता हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। असल में कॉस्ट जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना अमेजोन का, यानी कि अगर आपने जो मैं थोड़ा लंबा घुमा कर बताऊंगा लेकिन वो आपके समझ में आ जाएगा, क्लियरिटी आ जाएगी। असल में तो अगर एक कंपनी है उसने अपना पैसा खर्च किया है कि उसने डेटा सेंटर बनाया, उसमें हार्ड ड्राइव लगाई, तो उस चीज़ को एलिमिनेट करके उन्होंने अब क्लाउड पे सब कुछ डाल दिया। यानी कि अब आपको ज़रूरत नहीं है ये सब मैनेज करने की, क्योंकि उसके इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना, उसकी जगह को मेंटेन करना, उसको ठंडा रखना,
सो इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने कॉस्ट बिल्कुल ख़त्म कर दी है। एंड पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई कितना सस्ता हमें मिल रही है सर्विस, ठीक है। अब आपका सवाल ये है कि भाई मैं किसी भी रीजन में S3 बना सकता हूँ। यस, बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी लेट्स से कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान में बैठा है और उसने अगर यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर अगर उसने रखा हुआ है, यहाँ पर उसने अपना उसके कस्टमर यहाँ पर हैं, ठीक है, और उसने S3 यहाँ बनाया हुआ है, तो जो डेटा आप यहाँ से अगर कोई कस्टमर एक्सेस करता है www.daraz.com, तो उसको यहाँ पर S3 में डेटा मिलेगा, तो वो यहाँ आएगा और यहाँ से फिर वो वापस जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो लेटेंसी भी बहुत होगी, यानी लेटेंसी का मतलब होगा कि स्लो बहुत होगा डेटा का वापस रिट्रीवल करना, और इसके अलावा वो कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ जाएगी, यानी कि आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो उन्होंने ये किया है कि भाई उन्होंने बोला कि भाई अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप यहीं पे किसी जगह पे आप एक S3 की बकेट बना लें, वहाँ से डेटा, जैसे स्टैटिक वेबसाइट्स कहलाती हैं, यानी कि आपने स्टोरेज अपना एक S3 बना लिया, उसमें कोड डाल दिया, आप उसमें URL को आपने राउट 53 सर्विस के थ्रू कनेक्ट कर लिया और वो डेटा बैक एंड फोर्थ हो रहा है, और वो बेसिकली देयर इज नो लेटेंसी, नो डिले इन द नेटवर्क। सो दैट्स व्हाई इट इज़ बेटर फॉर यू। कहते भी इसी, ये रिकमेंडेशन भी है एज एन आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू कि आप कोशिश करें कि अपना डेटा उसी एरिया में रखें जहाँ पर आपके कस्टमर्स हैं। सर डेटा जो है सेंट्रलाइज होता है या फिर अनसेंट्रलाइज होता है? अच्छा, इसकी सो डेटा, लाइक आई सेड कि डेटा आपका डिपेंड करता है कि आपका कस्टमर की तरह है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एक अच्छी एक्सप्लेनेशन ये होगी कि आपको सबको पता है नेटफ्लिक्स के बारे में, बड़ी अच्छी एग्जांपल है जो मैं दे सकता हूँ। उसमें ये होता है कि लेट मी सी, एक चीज़ और मैं देख लेता हूँ। AWS की एक सर्विस कहलाती है CDN सर्विस, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क सर्विस, दैट्स फॉर डिजिटल मीडिया। सो उसमें उसमें ये होता है कि कैशिंग सर्विस होती है। द हाँ, जैसे फ्यूचर ऑफ जी, द सॉरी, फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। नहीं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जो है ना, बेसिकली ये होता है कि जैसे S3 में अब लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सर ये ये सब। यूट्यूब सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है ना, कैशे हो जाती है, जी जी। तो इससे तो बैंडविड्थ कम हो जाती है ना यूट्यूब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अगर लेट्स से कि आप यहाँ पाकिस्तान में बैठे हैं और आपको कोई मूवी देखनी है, ठीक है ना, तो वो मूवी मोस्टली सर्वर उनके एक्चुअल जो नेटफ्लिक्स का ऑफिस है वो मेरे घर से भी 10 मिनट के ड्राइव पे है, ठीक है। तो वो डेटा उन्होंने यहाँ पर सेव किया हुआ है, ठीक है। अब वो डेटा यहाँ से यहाँ तक आएगा, एक तो ये कि डिले भी होगा, लेटेंसी है, बहुत ज़्यादा लंबा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा पाकिस्तान तक। तो उन्होंने ये किया कि एक चीज़ कहलाती है कैश लोकेशन, दैट इज कैश्ड, दिस इज रीजनल एज कैश लोकेशन। तो होगा ये कि फर्स्ट टाइम जब आप एक्सेस करेंगे तो डेटा यहाँ से ही आएगा, लेकिन वो इस येलो डॉट में सेव हो जाएगा, यानी कि कोई और कस्टमर भी वो कोशिश करेगा उसी मूवी देखने के लिए, तो वो वापस दूसरा वाला कस्टमर यहाँ नहीं जाएगा, वो बेसिकली यहीं पे वो डाउनलोड हो चुकी होगी वीडियो। तो वो बेसिकली कैश एज लोकेशन कहलाती है। तो बेसिकली उसके लिए वो इसलिए वो एक CDN सर्विस के इस्तेमाल की जाती है। सर तो अच्छा, ये क्या चीज़ होती है, ये फर्स्ट टाइम ही होती है ना? जैसे कि अगर किसी ने फर्स्ट टाइम कोई नेटफ्लिक्स चलाया है किसी रीजन में, तो नेक्स्ट टाइम जब करेगा तो यहीं से उठा लेगा, इसी रीजन से? वो इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी पीपल आर वाचिंग एक्चुअली। अगर आपके 10-15 लोग हैं या 100 लोग हैं तो वो मेरे ख्याल में इट विल स्टे एट सर्टेन टाइम, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, फिर वो दोबारा से उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि इतनी ज़्यादा फास्ट ट्रांसफ़र होती है कि वो आपको बेसिकली होता है कि इट टेक्स मेरे ख्याल में सेकेंड्स, डिपेंड्स ऑन योर नेटवर्क, आपके इंटरनेट के बैंडविड्थ पे। लेकिन बेसिकली CDN सर्विस होती है ये सर्विस, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क की सर्विस, आपको किसी भी क्लाउड में चले जाएं, गूगल में चले जाएं, एजोर में चले जाएं या AWS में, इसी के नाम से, इसी तरह नाम से बनाई जाती है। अच्छा हमाद भाई, आपने जब नेटफ्लिक्स की बात की तो नेटफ्लिक्स में तो कंटेंट डिफरेंट होता है ना, जैसे पाकिस्तान में बैठता हूँ तो मुझे कंटेंट डिफरेंट मिलते हैं, अमेरिका में बैठता हूँ तो कंटेंट डिफरेंट मिलते हैं। इसमें AWS हमारी क्या हेल्प कर रहा होता है, या सॉरी नेटफ्लिक्स की क्या हेल्प कर रहा होता है? नेटफ्लिक्स की क्या हेल्प कर रहा होता है, वो बेसिकली क्या वही वो बात। इसमें डेटा सेंटर के ऊपर डिफरेंस हो रहा होता है, या इसमें कोई डेटा सेंटर के एलोकेशन का कोई कमाल वमाल नहीं है? एक्चुअली इसके पीछे एक सर्विस होती है, ट्रांसलेशन की सर्विस होती है। बेसिकली वो डिपेंड करता है लोकेशंस पे कि किस लोकेशन पे किस तरह डेटा को एक्सेस हो रहा है, कौन सी चीज़ें एक्सेस हो रही हैं। आपके कंटेंट हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन मोस्टली जो कंटेंट होते हैं वो प्रीटी मच अक्रॉस द बोर्ड सेम ही होता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि ट्रांसलेशन किस तरह हो रही है, दैट इज द एक्चुअली द की ऑफ ऑल दिस डिलीवरी।
तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ तो मेरे पास ये ट्रांसलेशन के जरिए मैं ये पता कर सकता हूँ कि मेरा जो यूजर है उस वेबसाइट का वो कहाँ पर मौजूद है? हाँ बिल्कुल, वो तो आप बेसिक यूट्यूब में भी यही होता है कि आप जब उस वीडियो इवन दो लेट्स से कि अगर मैंने कोई वीडियो बनाई और मैंने अपने यूट्यूब के अकाउंट में पब्लिश की, तो बैक एंड में जो जिस ज्योग्राफिकल लोकेशन से एक्सेस करा होता है ना, वो रिकॉर्ड जो है वो बेसिकली वो रिकॉर्ड हो रहा होता है। वो बता देता है कि भाई इस बंदे ने इस जगह पे, क्योंकि वो डेटा में यूजर आईडी उनको कैसे पता चलता है? उनको आपसे आपने जब अपना अकाउंट साइन अप किया होता है, तो आप जब साइन अप किया होता है और आपके नाम से, आपकी यूजर आईडी से, आपकी लोकेशन से जब आप एक्सेस करते हैं उस वीडियो को, वो एक जगह पे टाइम स्टैंप लगा देता है। यानी कि वो टाइम स्टैंप मैं देख सकता हूँ कि भाई ये मेरी जो ऑडियंस है वो इधर पाकिस्तान में है या इंडिया में है या अमेरिका में है, तो वो पता चलता रहता है। इसी तरह ये भी करते हैं कि इन्हें भी पता होता है कि भाई ये कहाँ से देख रहा है, क्या देख रहा है, और फिर उसी ऑडियंस के हिसाब से वो डेटा को या उसी वीडियो को पब्लिश करते हैं जो कि आपके मुताबिक होता है। ठीक है। उस जगह पे आप जो है उसमें एक चीज़ और चीज़ कराती है जो कि मैं आपको बता रहा था, कहलाता है किनीसिस, एक सर्विस है AWS की, वो भी इस्तेमाल होती है, जिसमें बताता है कि भाई आप अनीस ये वीडियोस देखते हैं, ठीक है। जब आप ये वीडियोस देखते हैं तो वो अपने सिस्टम में जाके मशीन लर्निंग और AI के थ्रू वो बताता है कि भाई ये बंदा जो है इसको ये चीज़ें पसंद है, या ये कंटेंट उसको जो लाइक डॉक्यूमेंट्री पसंद है, या उसको ये ड्रामे पसंद हैं। तो वो उसी हिसाब से वो उस चीज़ को बैलेंस करके, प्रोग्राम करके, पीछे कोड ठीक चल है। रहा होता है, वो आपको बता देता है कि भाई दिस इज योर रिकमेंडेशन। तो ठीक है। हमारे भी ऐसा क्यों होता है कि जब मैं पाकिस्तान में हूँ तो अगर मैं यूएस के अंदर किसी पर्टिकुलर डेटा सेंटर या रीजन में जाऊंगा तो वहाँ कॉस्ट डिफरेंट होगी और दूसरे में कॉस्ट डिफरेंट होगी, ऐसा हो सकता है? ये पॉसिबिलिटी है? होता है, बिल्कुल होता है। एक्सेस लाइक आपको मैंने बताया कि अगर आप एक रीजन से दूसरे रीजन जा रहे हैं और आप डेटा एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, डिपेंड्स ऑन रेगुलेशन। और आप बेसिकली हमारे अमेरिका में एक डिफरेंट प्रोवाइडर्स हैं, जैसे आपके पाकिस्तान में इंटरनेट प्रोवाइडर्स होते हैं ना, तो वो डिफरेंट चार्ज करते हैं कि भाई मैं 100 रुपये लूंगा, एक कहता है मैं 200 रुपये लूंगा क्योंकि मैं थोड़ा दूर रहता हूँ। ठीक है। तो वो बेसिकली वही बात है कि उनसे अमेजोन वालों ने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है कि भाई एक सेंचुरी टेल हमारे यहाँ है, वो बेसिकली बैकबोन प्रोवाइड करता है नेटवर्क की। तो वो बताता है कि भाई ये इस डेटा को लाने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए इसका ये चार्ज होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट लोकेशन आर यू है, दैट्स हाउ द चार्जेस आर बीइंग एम्प्लॉयड। सर सर आपने क्लाउड की जर्नी किस से स्टार्ट की, AWS से या एजोर से? यार मैंने क्लाउड तो मैंने स्टार्ट किया है AWS से। मैंने सोल्यूशन आर्किटेक्ट का कोर्स किया पहले। उससे पहले मैं थोड़ा बहुत मैं मैनेज्ड मैनी पीपल, मैनी टीम्स, जिसमें डेवलपर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, ऑपरेशनल पीपल हैं। तो मेरा जो बेसिकली काम, मैंने ज़्यादा काम रिटेल पे किया हुआ है, यानी कि आपकी जो अमेजोन का वर्क प्लेस है उस पर काफ़ी काम किया हुआ है, जिसमें बेसिकली यही जो आपकी वेबसाइट्स हैं उसको, उसकी डिप्लॉयमेंट, उसकी मैनेजमेंट, उसकी ई कॉमर्स की पेमेंट्स होती हैं उसको मैनेज करना। तो मैंने जो हमारे कस्टमर्स थे वो मोस्टली AWS के थे। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है, या AWS का या एजोर का, तो आप, या गूगल का, तो आप वहाँ से स्टार्ट करें अपना फंडामेंटल मतलब कि बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उससे आपको अंदाज़ा होगा कि आप उससे एक और एक दो कर सकते हैं, कि आपको पता है कि अच्छा ये जैसे अनीस ने बताया ना कि भाई ये पीछे मशीन लर्निंग की ये मशीन इस्तेमाल हो रही है, S3 में जा रही है। तो ये, और ये वो वहाँ पर बहुत सारी और भी चीज़ें लिखी हुई थी, जिसमें बोटो 3 था। बोटो 3 CLI टूल होता है AWS का। उस वो एक तरह से वो एक समझ जाएं आप क्या कहते हैं उसे, एक CLI टूल होता है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें आपको पीछे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा कि ये सर्विस अमेजोन प्रोवाइड करता है, फॉर यू टू नो कि भाई मशीन लर्निंग में पीछे क्या हो रहा है। क्योंकि जब आप रियल लाइफ में काम करते हैं तो आपको अच्छा है कि आपको काम आता है, यू कैन डू दिस। लेकिन अगर आप किसी जगह पर उठ के बात करते हैं या कोई प्रेजेंट करते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए कि आप बात क्या कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी समझते हैं कि भाई हाँ आपको काम आता है, ठीक है, गुड, लेकिन आप क्या इस चीज़ को समझते हैं कि नहीं समझते हैं, उसके लिए आपको बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, एक सवाल था
हम एक रीजन से दूसरे रीजन में डेटा कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि जब हम एक रीजन में लॉगिन होते हैं और अगर मैं दूसरे रीजन में लॉगिन होऊंगा तो पहले वाले का एक्सेस चला जाएगा। अब मिसाल के तौर पे मैंने अब सारा हमारा जो जितनी भी प्रैक्टिस है ना वो यूएस और ईस्ट और वेस्ट पर हो रही है। अब आपने मैप में देखा है कि हम लोग हमारे पास इंडिया के अंदर भी एक सर्वर है ना, और उसका दूसरा केस ये बन सकता है कि भाई मैंने जो है ना यूएस के अंदर अपनी सारी ट्रेनिंग करवाई, लेकिन मेरा जो क्लाइंट है ना वो अफ्रीका में रहता है, तो अब मैं एक रीजन से दूसरे रीजन में डेटा कैसे ट्रांसफर करूंगा? अच्छा, डेटा आप ट्रांसफर करने से मतलब है कि आप S3 में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि बकेट में, स्टोरेज बकेट में। जी जी हाँ जी जी। एक हाँ, बकेट तो से दूसरे बकेट में क्या मैं रीजन चेंज करूंगा ना तो मेरे पास पुरानी वाली रीजन का एक्सेस चला जाएगा। एक वक्त हाँ में एक ही रीजन में हम लॉगिन हो सकते हैं। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में जो S3 की जो होती है बकेट जो होती है ना, वो यूनिवर्सल होती है। यानी कि आप अगर रीजन भी चेंज कर लेंगे ना तो वो बकेट का नाम वही रहेगा। उसके लिए आपको पाथ डिफाइन करना पड़ता है। जैसे ये एग्जांपल लिखी हुई है कि यहाँ पर अगर देखें आप, यानी कि अगर लेट्स से कि आपने बोला कि भाई अनीस स्टोरेज बकेट, तो वो आपने जब आपने जैसे अगर मैं यहाँ कंसोल पे आ जाऊँ, अगर आपको मैं दिखाऊं कि S3 में आ जाऊं, ठीक है सर, ठीक है, ये रीजन इंडिपेंडेंट होता है। ये रीजन पे ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। यानी लेकिन कि मेरा जब ख्याल आपने है कि इंटर रीजन कुछ नेटवर्क के कुछ चार्ज पैसे वैसे ले काट लेते हैं अमेजोन वाले। एवरीथिंग कॉस्ट ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर्स, कितना एक्सेस है, कैसे कर रहे हैं, जैसे कॉस्ट पर यूज होता है, तो इसमें डिफरेंट उसकी कॉस्टिंग होती है। जैसे लेट्स से कि अगर मैं आपको, हमारा ये ख्याल है हम सब लोगों का कि अगर आप विद इन द रीजन जो है वो डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक नोटबुक का इंस्टांस है, मैं S3 में डेटा कॉपी कर रहा हूँ, वापस लेकर आ रहा हूँ, तो इट वॉन्ट बी चार्ज। हाउएवर आई मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन और आउट ऑफ द इमोजन, जैसे मैं अपने लोकल कंप्यूटर में डेटा कॉपी करता हूँ तब वो चार्ज कर लेता है। बिल्कुल करता है। तो बेसिकली होता यह है कि कॉस्ट जो है ना वो इट डजेंट रियली मैटर कि आप कहाँ पर हैं, वो डिपेंड करता है लोकेशन पे और उसके एक्सेस पे। यानी कि जितना भी आप देर आर पर रिक्वेस्ट फी व्हेन यूज पुट और कॉपी। पुट यानी कि जब आप कोई फाइल को सेव करेंगे और या आप गेट करेंगे या किसी फाइल को एक्सेस करेंगे, तो उसके वो चार्जेस करता है अमेजोन। आप भले इंडिया में करें, भले आप अमेरिका में करें, कहीं भी करें, तो उसके ये कॉस्ट्स है। यानी कि वो कह अच्छा, रहा है कि सॉरी। अमेजोन के S3 के ऊपर जो है ना हमें 5 GB अलाउ होता है ना फ्री टीयर जी के अंदर। जी जी। तो ये 5 GB मैं बस किसी भी तरीके से 5 GB अपलोड कर दूं, या मैंने इसमें 1 GB का डेटा अपलोड किया, मैंने ट्रेनिंग करवाई, वो डिलीट कर दिया, तो मेरे पास फिर से 5 GB आ जाएगा या अच्छा, 1 GB जो फॉलो किया जो तो आपका उसके बाद मेरी कोचिंग होगी? बिल्कुल। जो आपका फ्री सर्विस होती है ना, फ्री अकाउंट, उसमें जी आपको सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो ठीक है। उसमें आपको 5 GB के अंदर आप महीने का, और जैसे कि मैं यही बात बता रहा था आपको यहाँ पर, मैंने वो पेज देखा था मुझे। हमारे भाई आप म्यूट हो गए हैं शायद। सॉरी, मुझे नहीं पता कैसे म्यूट हुआ है, बट मैं ये या कह असल रहा था में कि कुछ बैकग्राउंड वॉइसेस आने लगती हैं, हमारे कुछ स्टूडेंट हैं वो भूल जाते हैं अनम्यूट करके, तो उन सबको फोर्सफुली म्यूट करना पड़ता है, तो उसमें सभी लोग हो कोई जाते हैं। बात कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, तो S3 के फ्री अकाउंट होता है, फ्री टियर अकाउंट कहलाता है। उसमें आपकी सर्टेन सर्विसेज होती हैं जो आपकी फ्री होती हैं अच्छा 1 साल सॉरी के हमारे लिए। भाई, मैं कह रहा था कि आपकी अब देख लें, आपकी वो शहरी वाला हिस्सा है तो हम 10-15 मिनट का गैप ले लेते हैं। हाँ, मेरे ख्याल में 5-10 मिनट का गैप ले लेते हैं, फिर हाँ उसके ठीक है, बाद तो आप आ मिल जाएं, जब तक हम फर्दर चीज डिस्कस करते हैं तो आप हम ज्वाइन बैक कर लेते हैं, ठीक है। चलेंगे। ठीक है, सर मेरा परफेक्ट, एक थैंक यू। सवाल था सर हमाद सर से। हमाद भाई जो है वो उनकी वो सहरी करनी है, तो क्योंकि वहां पर इस वक्त रात के 4:53 हो रहे हैं और उनका वो रोजा बंद यूएस होने ही रीजन वाला में है ना, हम है। लोग यहाँ हाँ, पे इंडियन रीजन में। तो सर ये जो हम 10-15 डॉक्यूमेंट्स मिनट हैं के बाद वो हमें ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। सर ये जब जो तक आपके डॉक्यूमेंट्स जहनों में कोई सवाल है तो आप डिस्कस कर लें, ताकि वो हमें दोबारा ज्वाइन करें तो हम उनसे बात कर लें। सर मैं ये कह जी। रहा था जो जो डॉक्यूमेंट्स शेयर किए थे ना हमाद सर ने, तो क्या हाँ क्या हाँ, हमें काइंडली मिल जाएगा ये, ताकि हम मैं उनसे पता फर्दर पता कर लूंगा प्रोसीड कि कर वो सकें। डॉक्यूमेंट, वैसे वो हमारे इतने काम के हैं नहीं, क्योंकि वो काफी हद तक नेटवर्क और सिस्टम और WPC और बहुत सारे। डॉक्यूमेंट पढ़ने नहीं है लेकिन। हाँ, लेकिन ये कि फिर भी अगर आप लोग कहते हैं तो उनसे वो डॉक्यूमेंट भी ले लेंगे, लेकिन इसमें बिलाल की बात सही है कि वो पढ़ते पढ़ते तो है नहीं, हम लोग क्या करेंगे लेकर।
फिलहाल नहीं सर, फैजान आज सर मुझे किस्मत से क्लाउड की लाइट है। सर्टिफिकेशन करनी है ना, इसलिए मैं चाह रहा था। क्या कह रहे हैं सर मैं कह रहा हूँ मुझे क्लाउड की सर्टिफिकेशन करनी है ना, ताकि मैं उसको फिर तो एक्सप्लोर तुम्हें वो करूँ। किताब कौन सा वाला करना है? AWS के डॉक्यूमेंट्स पे चले जाओ, यही सारी चीजें नीचे हैं। तो ये फिर जब दोबारा आएंगे तो उनसे पूछ लूंगा। चलो मैं आएंगे तो उनसे बात कर लेना, ठीक है, ले लेंगे डॉक्यूमेंट भी। सर हम लोग भी नमाज की ब्रेक कर लेंगे। नमाज की ब्रेक अभी हो सकती है क्या 5 बजे? अभी तो असर की नमाज नहीं हो सकती। तो अजान भी नहीं हुई सर। ये भाई हो सकता है कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं सर, 5:30 बजे पौने। आप कौन से रीजन से भाई? हम कराची से। 6 बजे होते। अच्छा चलो, जब तक वो हमें सवाल जमा कर लेना, 6 बजे। सवाल जमा कर ले। अच्छा फाद भाई जब तक हमें सॉरी हमाद भाई जब तक हमें ज्वाइन करते हैं, आप लोगों को दोबारा मैंने म्यूट कर दिया है, तो आप लोग जरा प्लीज अपने आप को म्यूट ही रखिएगा। कोई बात करने के बाद ना फिर दोबारा म्यूट हो जाएगा। अच्छा, जब तक हम सब लोग इस वक्त काफी लोग मौजूद हैं और जो लोग नहीं मौजूद हैं उनको भी आप लोगों का ये वो पैगाम पहुंचाना है कि अब हमने का मतलब है मैंने और नासिर भाई ने और PIIC ने ये किया है कि टाइम बचाने के लिए सैटरडे और संडे दोनों की क्लास में आपको मर्ज कर दिया, यानी कि हम सैटरडे और संडे के अंदर भी सैटरडे में पढ़ेंगे और उसको फिर कंटिन्यू करेंगे संडे में, यानी अब डबल क्लास की जगह ये थोड़ा मर्ज क्लास है ताकि हम ज्यादा कंटेंट कवर कर सकें। तो उसमें आज ये हमारा जो है वो आखिरी चैप्टर है रिलेटेड टू सेज मेकर। कल से हम जो है वो कंप्यूटर विजन जो है वो स्टार्ट करेंगे। उसकी किताब मेरे ख्याल से आप लोगों के पास होगी या शेयर कर दी होगी, अगर नहीं है तो बता। सैटरडे संडे की सैटरडे की टाइमिंग जो है वो यही रहेगी, लेकिन संडे की टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी मैंने और पीछे कर दी है। पहले वो 3 बजे क्लास स्टार्ट होती थी, उसको हम 2:30 बजे कर देंगे। अगर इसमें से किसी शख्स को कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके एक तो ये है कि हम उसके लिए वीडियो तो हम अपलोड करते ही हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो हम जो है वो उसको ऐसे कुछ लोगों को जो किसी वजह से नहीं कर सकेंगे उनके लिए ड्यूरिंग द वीक जो है वो एक रिव्यू सेशन या रैप अप सेशन दोबारा कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है, किसी को भी जो है वो नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए कंप्यूटर विजन में कोई अलग सैटरडे की भी 2:30 बजे कर दो या सैटरडे की 2:30 बजे हो सकती नहीं है, क्योंकि नासिर भाई जो है, नासिर भाई आर यू देयर? सो गए जाकर वो? नहीं मैं यहीं पर हूँ भाई, सोया नहीं हूँ। नासिर भाई जो है, नहीं मैं नासिर भाई ये बड़ा मसला है कि अगर आप बोलेंगे नहीं और चुपचाप सुनते रहेंगे तो आपको नींद आ रहेगी ऑनलाइन क्लास में, ये बड़ा मसला है। मैं इनको मैं साथ साथ जो है ना वो कंप्यूटर विजन का लेक्चर तैयार करते जा रहा हूँ। अच्छा गुड। तो कल नासिर भाई 2:30 बजे अवेलेबल। असल में क्लास की जो टाइमिंग है वो आ रही है सर, वॉइस बैक आ रही है। अभी सुनते हैं किसकी है ना, जरा पता लगा वॉइस बैक में क्या है। वैसा ना वो हमारे साथ साथ फैजान हारून के माइक से मेरे ख्याल से आ रही है शायद, बस बंद कर दिया उन्होंने। हाँ सर क्योंकि आनी बंद हो गई। एनर्जी ज़ाया होती है ना सर। हाँ तो मैं कह रहा था कि ये जो क्लास की टाइमिंग है ये टोटली तौर पर नासिर भाई के ऊपर डिपेंड करती है। नासिर भाई सैटरडे के दिन 4 बजे अवेलेबल है, लेकिन संडे के दिन 2:30 बजे अवेलेबल है। तो इसलिए कि जो क्लास जो है वो सैटरडे के दिन 4 बजे होगी और संडे के दिन 2:30 बजे होगी। और इसके अलावा इस क्लास में अगर कोई ऊपर नीचे हो जाएगा तो उसको हम एक रिव्यू क्लास में कवर कर लेंगे ड्यूरिंग वीक डेज। कोई सवाल है तो पूछ रहा था, कोई क्या कह रहा था, कोई बताए? ठीक है जनाब। तो ये सब एंड कब होगी? क्या कह रहा हूँ? संडे को एंड कब होगी? संडे को एंड में नहीं होगी, फिर संडे को जो है ना ऑनलाइन अफ्तारी टाइप की चीज चलेगी, फिर फजर तक। क्या फजर तक चला लेंगे? अब तो वैसे भी आप मोस्टली जो है छुट्टियां पड़ने वाली है। सैटरडे को 5 बजे तक स्टार्ट, संडे को 5 बजे तक खत्म कर देंगे। ठीक है ठीक है सर क्या हम भी इंडिया रीजन पे काम करेंगे? हम इंडिया रीजन पे काम नहीं करेंगे क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है ना। इंटरनेट का जो ट्रांसफर रेट है वो बहुत ज्यादा है। दूसरी बात ये कि इंडिया के अंदर कोई काम हम करोगे ना तो मैं जासूसी के इल्जाम में पकड़ लिया जाएगा, फिर मुझे नहीं आगे कहना कि यार हमें पकड़ लिया। और ये वो अरे नहीं सर, अब तो नहीं पकड़ेंगे, अब तो उनकी हेल्प कर रहे हैं। हमें कुछ भी है। अच्छा एनीवे, तो इंडिया का रीजन जो है वो इंडिया के हवाले से, अगर आपकी कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें आप बॉलीवुड की खबरें देते हैं और इस तरह की चीजें करते हैं तो फिर इंडिया के अंदर नहीं करना पड़ेगा ना, यहाँ से कहने का मकसद नहीं, हमें वो करीब नहीं पड़ेगा। सबसे सस्ता कौन सा रीजन है वो बता दे, वहीं काम सबसे सस्ता हमें जो है ना वो यूएस पड़ता है। कोई भी हो, ईस्ट वेस्ट ओहायो कहीं पे भी? नहीं, यूएस ईस्ट सबसे सस्ता है।
आपको सबसे सस्ता जो पड़ेगा वो पड़ेगा वर्जीनिया यूएस ईस्ट, राइट, जो कि आपके जो उनका बेसिकली डेटा सेंटर है जहाँ पर उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया है, यूएस ईस्ट 1 ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स से इफ आई कैन, जो आपका रीजन उसमें अगर आप, ये तो खैर आपको बता दिया कि भाई S3 ग्लोबल होती है, ठीक है। ये जो रीजन है यूएस ईस्ट वर्जीनिया, ये आपको सबसे ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, ये इनका सबसे पुराना सबसे ओल्डेस्ट रीजन है, जहाँ पर आपको लाइक आपकी मोस्टली सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, जहाँ पर आपको डेटा सेंटर भी कभी कभार आपको होता है कि आपका डेटा सेंटर कनेक्ट नहीं हो रहा है या आउटेज होती है, लेकिन इतनी अमेजोन में होती नहीं है। लेकिन दिस इज द रीजन वेयर यू विल फाइंड ऑल एवरीथिंग इज वर्किंग ओवर हियर, और ये चीपेस्ट भी होता है आपके लिए। अच्छा सर, सारे डेटा सेंटर की स्पीड अलग अलग होती है? ये बड़ा क्वेश्चन तो अच्छा क्वेश्चन है। मेरे ख्याल में तो जाहिर सी बात है, अगर आपको मैंने यही वाली बात करी, इसका जवाब मेरे पास ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको कह सकता हूँ हाँ या ना, बट आई लाइक ए सेड के कनेक्टिविटी कॉस्ट जो होती है वो डिपेंड करती है बैक एंड प्रोवाइडर पे। यानी कि हमारे पास जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो सेंचुरी डेल होता है, इसके अलावा और भी छोटे मोटे होते हैं, वो जो कोट करते हैं AWS को, उसी हिसाब से कॉस्ट चार्ज करता है। अच्छा सर, आप क्या सजेस्ट करेंगे, अगर हमारा क्लाइंट एशिया से हो तो हम उसको किस रीजन में रखें? देखें, अगर आपका क्लाइंट, सबसे पहले तो अगर मैं लेट्स से क्या आपकी जगह मैं हूँ और मेरा क्लाइंट अगर एशिया में है, ठीक है, तो मैं पहले पूछूंगा कि भाई एशिया में क्लाइंट है, तो मैं सबसे पहले तो उसको डिस्कस करके बताऊंगा कि भाई आप क्लाइंट के क्लाइंट किधर है। अगर क्लाइंट का कोई कस्टमर नहीं है, बस सिर्फ क्लाइंट ही है जो कि कहता है मेरा डेटा यहाँ है और मुझे लेटेंसी, क्योंकि होता ही है कि मैं बार बार वहीं पे आता हूँ कि डेटा लेटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। यानी कि अगर आप होता, जैसे मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, लेट मी शो यू। सर अगर इंटरनेट बहुत अच्छा हो तो फिर भी लेटेंसी का फर्क हाँ, आएगा? बिल्कुल होता है, और लेटेंसी का फर्क नहीं होगा तो फिर उसके अलावा कॉस्ट होती है ये ना, कि जैसे कि अगर ये अमेरिका का मैप है, ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ, हमारा हम यहाँ पर है, कस्टमर यहाँ पर है, और कस्टमर अगर हमारा डेटा सेंटर कैलिफोर्निया में है तो वो यहाँ से यहाँ कनेक्ट होगा, ठीक है। तो आपकी रिक्वेस्ट यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ आएगी, और फिर रिक्वेस्ट को वो गेट करेगा और वो यहाँ से वापस जाएगा। तो जाहिर सी बात है स्लो हो जाएगा। यानी कि अगर जैसे कि हमने सिट्रिक्स के VMware पे, सिट्रिक्स के VDI पे काम किया था, आई डोंट नो VDI का आपको पता है नहीं पता है? सर जो रिक्वेस्ट होती है वो डिफरेंट रीजन से होते हुए आती हैं, डायरेक्ट रीजन टू रीजन आती है जिस रीजन से हमें चाहिए होता डेटा? आई थिंक वो रीजन से ही आ रही होती है, डायरेक्ट उसी रीजन पे जहाँ पर आपका S3 बकेट होता है। अगर हम रीजन टू रीजन जाएंगे तो वो ज़्यादा स्पीड बेहतर नहीं होगी इससे? आई डोंट नो कि उसका आर्किटेक्चर, सवाल आपके बड़े अच्छे सवाल है वैसे, बड़े वो होते हैं ना, जैसे एक किंडरगार्टन वाले सवाल, यानी कि स्कूल वाले सवाल हैं कि सर ये। एक सवाल था, आप चले गए थे, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने जो AWS से स्टार्ट किया तो आपने फिर एज्योर पे सर्टिफिकेशन क्यों की? आपको क्या मतलब कि ऐसा लगा कि एज्योर हमें मतलब कि इतना काफ़ी नहीं होगा क्लाउड के लिए, या फिर आपने इसलिए स्विच किया? यार एक्चुअली मैंने मतलब पेंडेमिक की वजह से बहुत, अब 1 साल से लाइक घर पे ही मोस्टली वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो उसमें मुझे थोड़ा टाइम मिला। मैंने जब AWS की सर्टिफिकेशन की तो हमने देखा कि AWS जो है ना, वो उसकी मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है। यानी कि आप सबको पता है कि AWS लीडर है क्लाउड में, लेकिन अगर आप देखें तो एजोर जो है ना, वो बेसिकली वो स्पीड पकड़ रहा है। एक चीज़ कहलाती है गार्टनर रिपोर्ट, उसको बेसिकली होता ही है कि वो मैजिक क्वाड्रेंट होते हैं, उसके मुताबिक उसके मुताबिक आप, ये रिपोर्ट होती है जो कि बेसिकली बताती है कि भाई टेक्नोलॉजी की ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी के ट्रेंड के मुताबिक अब अजोर जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता लाइक गोइंग अप। उसका उसका कहने का मतलब ये है कि AWS के कंपेयर्ड जो अजोर है ना, उसकी कॉस्ट जो है ना, वो बहुत ज़्यादा मैनेजेबल कॉस्ट है, बहुत सस्ती सर्विसेज देता है। AWS थोड़ा महंगा है, ठीक है ना। तो क्योंकि अगर लेट्स से कि किसी इन्वायरमेंट में AWS इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ चाहिए, तो उसका लाइसेंस भी होना ज़रूरी है। तो माइक्रोसॉफ्ट वहाँ पर ना
वो चीज़ को लोगों के पैसे बचा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इन द बॉटम लाइन जैसे आप बात करें कि भाई मेरे पैसे 10 रुपए इधर बचने चाहिए, 20 रुपए उधर बचने चाहिए, तो माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कि भाई तुम हमारे पास आ जाओ और हम जो हैं वो तुम्हें ये 10 रुपए माफ़ कर देते हैं। बेसिकली उनके लिए ये छोटे 10 रुपए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए कस्टमर को गैदर करना बहुत सर इंपॉर्टेंट है। डेटा इज इम्पोर्टेंट। डेटा इज इम्पोर्टेंट टू। तो आपके जो सवाल का जवाब है उसमें यह है कि मैंने देखा है कि मार्केट जो है वो दोनों, अमेरिका में थोड़ा एजोर की मार्केट काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो उस वक्त फिर मैंने जब एजोर भी शुरू किया तो एजोर में मुझे जीसीपी भी तो है, जीसीपी भी है, गूगल का भी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, जो कि मैंने गूगल इतना काम नहीं किया हुआ, लेकिन जैसे आपको गूगल, AWS या फिर सेज में देखें सेज मेकर तो सर्विस है, ठीक है। आपके लाइक आई सेड, मैंने आपको बताया कि एक्चुअली होता ही है कि मैं आपको बॉटम लाइन बात बताऊं, उसमें ये होता है कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे होते हैं ना, वहाँ पर अपनी आपको आपने इम्पोर्टेंस बनानी है, अपनी जगह बनानी है, ठीक है। उसके लिए अगर वो कंपनी AWS में काम करिए तो आप AWS में काम करें, क्योंकि आपको जी सर और अगर फ्रीलांसिंग, सॉरी एक सवाल एक वक्त में। सर मैं ये कह रहा था कि मैंने जो आपसे सवाल किया था क्लाइंट के उस पर किया था एक्सपेक्ट से, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो कंपनी की जॉब के रिलेटेड कह रहे हैं ना। मैं चाह रहा था कि अगर मुझे क्लाइंट से डेटा कोई भी जॉब्स लेनी है तो मुझे GCP और जो एज्योर है, जो AWS, इन तीनों की नॉलेज होना लाजमी है। देखें क्लाउड, हाँ, तो उसका सवाल का जवाब ये कि क्लाउड जो है ना बेसिकली प्रीटी मच सेम है अक्रॉस द बोर्ड। गूगल कर लें, एजोर कर लें, या जीसीपी या AWS कर लें, सिर्फ सर्विसेज के आर्किटेक्चर कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया मैं इस सवाल को रिफ्रेश करता हूँ कि अगर AWS के ऊपर काम काफी सीख लिया तो क्या मुझे यही जो सारी नॉलेज है ये एजोर में हेल्प करेगी, या एजोर के लिए मुझे हर चीज नए सिरे से सीखनी पड़ेगी? अच्छा, तो उसका सवाल का जवाब ये है कि आपने AWS पे सब समझ लिया कि आपको पता है कि S3 क्या होता है। S3 इज स्टोरेज, ठीक है। वहां पर AWS में वो स्टोरेज का नाम उन्होंने लिखा है ब्लॉब के नाम से। उस काम वो ये, जैसे अगर आप S3, मैंने आपको AWS में बताया, ये एजोर का पोर्टल है, ठीक है। इसमें आपने बोला कि भाई मुझे स्टोरेज करनी है, तो उसमें उन्होंने बोला कि भाई स्टोरेज में आपके डिफरेंट टाइप के नेम होते हैं। आप उसमें आप स्टोरेज कोई भी बना लें, टेबल बना लें, ब्लॉक बना लें, फाइल सर्वर बना लें। तो बेसिकली आपका अगर आप सोचें तो स्टोरेज तो एक ही तरह की होती है, हार्ड ड्राइव में डेटा स्टोर करना होता है। तो उसके लिए आपको वो सर्विसेज का नाम चेंज हो जाता है, लेकिन चीज़ें सेम होती हैं। जैसे आपकी सेज मेकर है, वो एक सर्विस है मशीन लर्निंग के लिए, ठीक है। इनके पास है डेटा इंजीनियरिंग के नाम से आई थिंक होती है, डेटा आर्किटेक्चर का नाम है, ये सारी डेटा रिलेटेड हैं। सो मशीन लर्निंग का सारा आ जाएगा। थैंक यू सो मच सर, क्लियर हो गया। हाँ, लेकिन असल में जैसे अगर मैं अभी, जैसे आई एम अ क्लाउड सोल्यूशन इंजीनियर, ठीक है ना, तो मुझे ये होता है कि मेरे पास लोग ज़्यादा आते हैं, मुझे बोलते हैं कि, मुझसे कोई बोलता है कि मेरे पास ये एक एज है, आप कह सकते हैं कि कोई मुझसे बोलता है कि यार मुझे AWS में, मुझे एजोर में चाहिए, तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है, एजोर में तुम्हें डिलीवरी दे देता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंट मुझे दोनों समझ में आता है और दोनों में मुझे आर्किटेक्चर मैंने किया हुआ है। तो इट्स डिपेंड्स ऑन योर क्लाइंट, लाइक आप कंसल्टिंग जब कर रहे होते हैं कि आपका क्लाइंट कहता है कि नहीं मुझे AWS पे काम नहीं कर, मेरा AWS का एनवायरनमेंट नहीं है, मुझे एजोर का एनवायरनमेंट है, तो कहते हैं अच्छा भाई मैं एजोर का तुम्हें डिफाइन करता हूँ। कोई कस्टमर कहता है मुझे एजोर नहीं चाहिए, मुझे AWS चाहिए, उसमें क्या फायरवॉल डिप्लॉय कर सकते हैं, डिफरेंट तरह की वो कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज, लेकिन अगर आप एक क्लाउड कर लें तो आपको पूरा फंडामेंटल समझ में आ जाता है। ये बिल्कुल, मैं जरा इसके ऊपर थोड़ा सा बताऊं कि ये एक बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि अगर आप हमाद भाई, अगर आप कुछ सीखने चाहते हैं तो आप सोचते हैं कि यार मैं ऐसी क्या सीख चुकूं, क्या चीज सीखूं जिसमें सबसे ज्यादा मुझे जो है ना वो फायदा हो। तो ये हमारे लिए, मतलब स्टूडेंट के लिए सबसे होता है ना, मिसाल के तौर पर 2 यूनिवर्सिटी आप चाहते हैं कि यार मैं कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी में जाऊं जिसमें मुझे जॉब जल्दी मिल जाए। तो ये होते हैं ना, इसके सवाल ये हमारा प्रॉब्लम रहता है। जैसे मिसाल के तौर पर हर आदमी है, वो जब शादी करता है तो वो सोचता है कि यार मैं शादी ऐसी जगह करूं जहां पे मुझे जो है वो फायदे ज्यादा से ज्यादा मिले, ससुराल अच्छा हो, समझ रहे ना, और घर दामाद बन जाए, घर करीब हो,
ठीक है, और ये भी फायदा मिल जाए और वो भी मिल जाए और गोल रोटी भी मिल जाए, मतलब अच्छा, मैक्सिमम एडवांटेज है। तो मैं हमारे जो आप स्टूडेंट हैं हाँ वो यही थोड़ा सा परेशान होते हैं कि यार अगर हम काम करें तो हमें किस प्लेटफॉर्म पे एडवांटेज और आई थिंक क्लाइंट ज्यादा मिलेंगे। हाँ, तो मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि आई थिंक मेरी और अनीस की इस मौजू पे पहले भी बात हो चुकी है। उसके मुताबिक आप इन्वायरमेमएंट कोई भी हो, आपको सर्विसेज, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आज से 5 साल पहले आर्किटेक्चर जो था भाई AWS का या एजोर का आर्किटेक्चर डिप्लॉयमेंट करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। ठीक है, कि यार इतना आना चाहिए, लोग पूछते भी नहीं थे, आपको फॉरेन हायर कर देते हैं। अब ये है कि ये आर्किटेक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट जो होती है, जिसमें आपने S3 खड़ा कर दिया या नेटवर्क खड़ा कर दिया, ये बहुत आसान हो गया। सारे कोड IACs कराते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन कराते हैं, उसके थ्रू कोड हो जाता है और आप डिप्लॉय कर लेते हैं, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा। ठीक है, लेकिन मज़े की बात यह है कि जो मैंने देखा है आजकल के काफ़ी इंडिया के लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं ऑन मशीन लर्निंग एंड AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो इस वजह से क्योंकि अब सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो आप लोग अभी कर रहे हैं वो आप बिल्कुल अच्छी तरह करें। अब यही फ्यूचर है और अगले 5 साल में बस यही चीज़ें होंगी, मशीन लर्निंग, AI, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की इतनी ज़्यादा वो नहीं होगी, फाउंडेशनल नॉलेज होना ज़रूरी है। तो सर इन द मीन वाइल हमें ये भी चीज़ देखना चाहिए ना कि आर्किटेक्चर हमें पता होना चाहिए क्लाउड का, ताकि हम बिल्कुल उस पर काम करें तो इजी हो हमारे लिए। हाँ, तो उसके लिए देखें 2 चीज़ें हैं। आप कोई भी क्लाउड पकड़ लें, डिपेंड्स ऑन आपको, आपकी लाइकिंग पे है। मैंने 2 क्लाउड पे काम किया। अगर मुझसे कोई पूछे कि यार GCP गूगल का क्लाउड का एनवायरनमेंट क्या है, मुझे ये पता है कि सर्विसेज प्रीटी मच एक जैसी होती हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि एनवायरनमेंट कैसा है गूगल का, तो मुझे नहीं पता होगा उस बारे में। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि यार अगर तुम एजोर और AWS के दरमियान अगर तुम करो, तो मैं कहूँगा कि यार मैंने एजोर, मुझे मुझे लग ज़्यादा। रहा है कि शायद हमाद भी डिस्कनेक्ट हो गए या मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ। आवाज़ आ रही है सर? हमें तो दोनों की आवाज़ आ रही है। आवाज़ आ रही है? हाँ आवाज सर आ रही है। ठीक है, ओके। अच्छा जी, तो कहने का क्या ये रहता कि मुझे एशोर में ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि हमने पहले भी की हुई हैं। क्योंकि मैं सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर भी था, माइक्रोसॉफ्ट का MCSE किया हुआ था, तो उसमें हमने एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में पढ़ा, IAS सर्वर के बारे में पढ़ा। तो जब हम एशोर में आए तो वो प्रीटी मच सेम था, एनवायरनमेंट सेम है, बस वो क्लाउड पे है, नाम वाम सब कुछ सेम है, तो ईजी था समझना, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करना, सिक्योरिटी करना। तो मुझे लगता है कि मुझे जो पसंद आया उसमें मुझे एजोर ज़्यादा पसंद आया। AWS भी वैसे ही है। उसमें आजकल मैं जो हूँ, AWS की एक सर्विस कहलाती है डेटा एनालिटिक्स, जो कि मैंने बताया, आजकल मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ एग्जाम्स की। तो आपके ऊपर होता है कि आपने क्या सीखना है। जैसे अभी अनीस ने सवाल किया, बताया कि भाई आप सब चाहते हैं कि भाई मैं क्या ऐसा सीखूं जिससे मुझे फॉरेन जॉब मिल जाए और या मुझे बहुत ज़्यादा मेरी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। तो आपको मैं ये बताऊं कि मुझे खुशी हुई, मैंने इसीलिए एनीस से भी बात की, क्योंकि मशीन लर्निंग एंड AI इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग। तो आप इसको बड़े दिल लगा के करें और बहुत ज़्यादा मेहनत करें, इस पे लैब्स करें, इस पे आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं, आपकी जॉब पक्की है। अगले 5 साल में बस ये मेच्योर हो जाएगा, उसके बाद लोग जो हैं वो कुछ और चीज़ पे जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में आप 2 साल से काम आप लोग पढ़ रहे हैं, 1.5 साल से पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को हल्का हल्का इस पे काम आ जाना चाहिए कि क्या फंक्शन कॉल करने हैं, क्या चीज़ आप क्लिक करेंगे। तो एक सर्वरलेस भी चीज़ कहलाती है, जो कि आप पता नहीं आप लोगों ने पढ़ी है नहीं पढ़ी है। नहीं, अभी तक नहीं पढ़ी। अच्छा, एज एन AI इंजीनियर हाउ मच शुड वी नो अबाउट क्लाउड। अच्छा ठीक है, देखें वही वाली बात हो गई कि आपको फंडामेंटल होना बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटल में जैसे मैंने आपको, अगर ये स्क्रीन 1 मिनट दोबारा दिखाता हूँ, फंडामेंटल कुछ इतना है नहीं उसमें। आपको 3-4 से समझ जाए कोई 6 या 7 सर्विसेज जो कि आपको ज़रूरी पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल इन डेप्थ आर्किटेक्ट के बारे में पता हो, लेकिन आपको उसके बारे में बात करनी चाहिए। जैसे आइडेंटिटी मैनेजमेंट है, यानी कि जो अकाउंट ID क्रिएट करना है, किस तरह एक्सेस करना है, किस तरह 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना। ठीक है, S3 के बारे में पता होना चाहिए कि भाई स्टोरेज क्या होती है, किस तरह की उसकी वर्जनिंग होती है, कितनी कॉस्ट होती है। ठीक है,
और उसके बाद मशीन EC2 मशीन, जैसे अभी उन्होंने मुझे एनवायरनमेंट दिखाया जिसमें बैक एंड में वो EC2 ही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे मैं बोलूँ कि भाई एक लिनक्स मशीन खड़ी कर दो, उसके अंदर तुम बोटो 3 और पाइथन इस्तेमाल कर लो। बोटो 3 इस पाइथन का उसका CLI है, ठीक है। तो वो करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई लिनक्स आपने लॉग इन करके SSH करता है टर्मिनल में लॉग इन करके, किस तरह आप उसके अंदर आप यम की इंस्टॉलेशन करेंगे, और उसके बाद किस तरह आप उसको फाइल को इंस्टॉल करेंगे। फिर इसके अलावा होता है कि डेटाबेस का होना बहुत ज़रूरी है कि यू नीड टू नो कि भाई आपकी डेटाबेस कस्टमर कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहा है द बैक एंड में, कि SQL है, MySQL है, अरोरा है, टेबल्स यूज़ कर रहा है, रो यूज़ कर रहा है। फिर इसके अलावा DNS के भाई जो www.google.com क्या राउट इस्तेमाल कर रहा है, किस तरह जियो लोकेशन इस्तेमाल हो रही हैं। VPC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। VPC में मैं आपको एक डायग्राम दिखा ही देता हूँ बल्कि यहाँ पर। अच्छा, जब तक डायग्राम डाउनलोड हो रही है तो खवातीन के लिए ये है कि भाई खवातीन के लिए थोड़ा सा मसला है सैटरडे की क्लास के अंदर। तो अगर वो हम कोशिश करेंगे 6 बजे क्लास, लेकिन थोड़ा लेट हो जाती है, तो अगर वो क्लास से जल्दी ड्रॉप आउट करना चाहें तो हम कर दें। फिर मगर उनको हम कोशिश करेंगे कि सैटरडे की जो वीडियो है मैं जो हूँ वो रात 10 बजे तक सैटरडे को ही अपलोड कर दूंगा, तो वो वीडियो देख लें और वो 2:30 बजे आकर शुरू में सवाल कर सकती हैं दूसरे दिन के, सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है। तो ये वो ऐसी खवातीन जिन्होंने मुझे टेक्स्ट पे मैसेज किया है कि उनको घर वालों के लिए जो है वो अफ्तारी बनानी होती है, तो उनके लिए जो है ये एक एडवांटेज है कि वो अगर जल्दी जाना चाहे मिल गया था तो वो क्लास जल्दी ड्रॉप अप 5:30 बजे तक भी जा सकती हैं। तो मैं क्लास जो है उसकी वीडियो 10 बजे तक अपलोड कर दूंगा, वो फिर बाद में रात में देख लें, और दूसरे दिन 2:30 बजे जो है वो उनको हम प्रीफर क्वेश्चन करने देंगे ताकि वो सवाल कर लें और फिर उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, उम्मीद है इस मसले से खवातीन को अफ्तारी बनाने वाले मसले से हेल्प मिलेगी। थैंक यू। हमाद भाई दोबारा आप शुरू कर लें। ओके तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कनेक्टिविटी, ठीक है ना। अगर आपका एक डेटा सेंटर है वो उसमें डेटा एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको नेटवर्किंग का होना ज़रूरी है, ठीक है। उसी नेटवर्किंग में जैसे राउटर हो गया, स्विचेस हो गए, इंटरनेट कनेक्शन हो गया, इंटरनेट गेटवे हो गया, उसको उन्होंने लॉजिकल यूनिट में क्लाउड पे डिप्लॉय कर दिया है, तो उसको कहते हैं VPC, दैट इज़ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। उसमें बेसिकली सेम चीज़ है जो कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर जब इस्तेमाल करते हैं नेटवर्क पे ऑन प्रेमिसेस यानी कि डेटा सेंटर पे, वही उन्होंने क्लाउड में डाल दिया। यानी कि एक रीजन अगर आप ये देखें और इसको, तो उसमें उन्होंने ये दिखाया कि एक सेंट्रल रीजन है, उसके अंदर एक जी VPC को जो मैनेज करते हैं वो सिक्योरिटी ग्रुप से और नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट से करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको अपना अनीस, आपके पास कितना टाइम है? हमारे पास तो बहुत है, आपके पास टाइम है, हल्का मसला कोई मसला नहीं। आप तो शायद अगर मैं आपको एक हाँ मैं नमाज पढ़ चुका हूँ इसलिए मेरे पास तो अब थोड़ा बहुत टाइम है। मैं आपको एक क्विकली सैंपल करा के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उससे ये होगा कि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे AWS में आपने ये कंसोल में आके आपने VPC पे क्लिक किया। VPC आपका एक जैसे मैंने बताया एक नेटवर्क है। उस नेटवर्क में बेसिकली आपने बताया कि भाई ये डैशबोर्ड है, जैसे आपकी VPC में आपकी सेज मेकर में सर्विसेज होती हैं लेफ्ट पे, उन्होंने बताया कि देखो सबनेट है, राउट टेबल है, इंटरनेट गेटवे है, ये सब नेटवर्क रिलेटेड टर्म्स है। नेट गेटवे है, तो उसमें बेसिकली करते ये है कि आपने बोला कि भाई मुझे एक VPC डिप्लॉय करना है ईस्ट रीजन में। तो मैंने यहाँ पर आया ये VPC के डैशबोर्ड पे और मैंने किया क्रिएट VPC। जब मैंने क्रिएट VPC किया तो उसमें अच्छा, हमारे एक बेसिक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है कि ये क्या है, क्या ये WPC और सॉरी VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड काम आता है, क्या चीज की वजह से इसके बगैर भी हमारा गुजारा नहीं हो सकता? नहीं, आपका VPC जो है ना, जो अच्छा मैंने सेज मेकर को कभी डिप्लॉय नहीं किया है, लेकिन मैं आपको ये दिखा सकता हूँ। सेज मेकर तो पीछे ना मेरे ख्याल में क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू सर्विसेज डिप्लॉय करता है। लेकिन जो क्लाउड जैसे लेट्स से कि आपने एक मशीन बनाई मशीन लर्निंग में,
वो आपको कनेक्ट करनी है S3 के थ्रू, ठीक है। ठीक है। तो S3 जो है वो तो ग्लोबल सर्विस है, कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन उस मशीन को कनेक्ट करने के लिए S3 के लिए आपको कोई ना कोई तो नेटवर्क चाहिए होगा ना, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा। उस सही है। कनेक्शन को VPC के थ्रू मैनेज करते हैं। VPC इज बेसिकली जस्ट लाइक अ नेटवर्क आइसोलेशन, यानी कि लेट्स से कि अगर आप बैठे हुए हैं नाजनाबाद में और आपका डेटा सेंटर है नॉर्थ कराची में, ठीक है। तो आप जब VPN करेंगे ना डेटा सेंटर के अंदर, तो वो VPN जो होगा वो आपके इंटरनेट इस्तेमाल करेगा। आपके इंटरनेट के अंदर सबनेट होते हैं, नेटवर्क गेट ग्रुप होता है, तो उस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए वो कनेक्ट करेगा डेटा सेंटर को। बस VPC का यही काम है। अच्छा, नहीं VPC जो है वो मुझे ये ऑप्शन दे रहा है कि मैं पब्लिक नेटवर्क पे बैठकर प्राइवेटली अपने डेटा सेंटर से कनेक्ट कर सकता हूँ, ये कहना चाह रहे हैं आप उसको बिल्कुल आप ये कर सकते हैं। हाँ, यानी कि मैं तो हूँ वो अपने डेटा सेंटर की IP वगैरह से कनेक्ट कर सकता हूँ, कोई और नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे VPC पे नहीं है। इस तरह की कुछ कहानी है क्या? VPC बिल्कुल, अगर VPC बिल्कुल आपका प्राइवेट VPC एक्चुअली होता है ये कि VPC एक है, जैसे ईस्ट है, ये लिखा हुआ ना US सेंट्रल 1, ये एक रीजन है, इसके अंदर एक VPC बन गया, ठीक है। इसमें आप दो तीन डिफरेंट तरह के VPC बहुत सारे बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक VPC के अंदर आपको बेसिकली होता है सबनेट बनाना, जैसे लिखा हुआ ना पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट। पब्लिक इज बेसिकली एनीवन कैन सी दिस पब्लिक नेटवर्क, बट प्राइवेट दे कैन नॉट। होता है सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ये होता है कि आप जो भी डेटाबेस हो गया या जो इम्पोर्टेंट आपकी सर्विसेज हैं, ऐप सर्विसेज हैं जो कि आप नहीं चाहते हैं कि लोग एक्सपोज हो टू इंटरनेट को देखने को, तो वो उसको आप प्राइवेट सबनेट में रखते हैं, और बाकी वेबसाइट को आप पब्लिक सबनेट में रखते हैं कि आप एनीवन। सर अगर उसको एक समझा जाए कि जैसे मेरी वेबसाइट है, उसकी अगर कोडिंग को मैं सिक्योर करना चाहता हूँ तो उसको मैं प्राइवेट में रख सकता हूँ। आप बिल्कुल होगा ये कि अगर लेट्स से कि आप कि मैं आपके अगर जनरल आर्किटेक्चर बताऊं, उसमें ये होता है कि एक वेबसाइट आपकी है, उसको आपको मेक श्योर करना है कि आप 3 रीजन में हैं, US में, कनाडा में और इंडिया में, ठीक है। तो उसमें आप एक लोड बैलेंसर लगाते हैं। वो लोड बैलेंसर जो होता है वो पब्लिक फेसिंग होता है। IP एड्रेस जो आता है ना, वो लोड बैलेंसर का वो एक सर्विस होती है, इसको कहते हैं लोड बैलेंसर सर्विस। वो बेसिकली होती है कि आपने जैसे ये है, उसमें बेसिकली होता है कि ये लोड बैलेंस लगा हुआ है, एक इंडिया में है एक पाकिस्तान में है। तो वो ये वाला जो IP एड्रेस है ना, इस पे एक IP एड्रेस मिलेगा आपको। वो IP एड्रेस बेसिकली एसोसिएट करते हैं www.xyz.com से। तो वो जब xyz.com करेंगे ना, तो वो IP एड्रेस इस लोड बैलेंसर पे क्लिक करेगा। वो लोड बैलेंसर डिफाइन करेगा कि भाई इस पे जाना है, इंडिया पे या पाकिस्तान पे जाना है, डिपेंड्स ऑन कस्टमर ट्रैफिक, ठीक है। ये पिक्चर इज जस्ट एन एग्जांपल, बट दैट्स हाउ इट इज डिफाइंड। सर ये VPC का आर्किटेक्चर आप किसी एग्जांपल से समझा सकते हैं? VPC का आर्किटेक्चर मैं वही सोचा था कि आपको मैं एक एक्चुअली let me see if I can find something for you. असल में मेरे पास मैं कहीं और बैठा हुआ हूँ, वरना मेरे पास पूरा वो होता है ड्रॉ करने। एक्चुअली मे बी लेट मी डू दिस, ड्रॉ करके मैं आपको दिखाता। अच्छा, अच्छा ये ले लें, ये डायग्राम अच्छी है। सर इस सब पे जी पूछे। सर इस सब पे किस नौयत का काम करते हैं हम क्लाइंट के लिए? सर आपका तो अगर देखें, मैं समझता हूँ कि अगर आप सेज मेकर पे काम कर रहे हैं तो आप लोगों का कोई बैकग्राउंड होगा नेटवर्क पे या कुछ IT में, है या नहीं है? नहीं सर, नहीं है। नहीं है, अच्छा अच्छा। तो उससे कोई मसला नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी आपने उठाई है सेज मेकर की, अच्छी है, इसको पढ़ें। उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि आप क्लाउड के बारे में फंडामेंटल करें। यहाँ पर आपको ये नहीं है कि आपने बहुत सारे मटेरियल मिल जाते हैं, AWS खुद बताता है ना फंडामेंटल की कोर्सेज हैं
ऑनलाइन यूट्यूब पे मिल जाती हैं, आप यू कैन जस्ट यूज़ दैट। लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि होता क्या है। लाइक मैं एक चीज़ और देख रहा था, मैंने सारे करे हुए हैं। ये एक AWS का कोर्स कहलाता है क्लाउड प्रैक्टिशनर। तो अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, 2-3 जगहों पे मुझे जाना पड़ा है। मैं यहाँ पर ये देखें, अगर आपने क्लाउड की जर्नी करनी है तो पहले आपको AWS का क्लाउड प्रैक्टिशनर नॉलेज होनी चाहिए। ये बैजेस हैं जो कि आपको AWS के अर्न करने होते हैं। एक तो होता है, उसमें 3 तरह की जर्नी है। यानी कि पहले आपको फाउंडेशनल पता होना चाहिए कि भाई आपका क्लाउड का फाउंडेशन नॉलेज होनी चाहिए कि भाई आपको पता होता है कि VPC क्या है, S3 क्या है, राउट 53 क्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप इधर आर्किटेक्चर की तरफ चले जाएं, उसमें ये 2 कोर्स कर सकते हैं आप। वरना अगर आपका डेवलपर का बैकग्राउंड है तो आपको अगर पाइथन वगैरह का इंटरेस्टेड है या रूबी पे या शार्प पे या Node.js पे, तो आप ये वाला कोर्स करने के बाद, ज़रूरी नहीं है इसकी सर्टिफिकेशन करें, बट इसकी फाउंडेशन नॉलेज होना ज़रूरी होता है। क्योंकि आपको बहुत सारे, लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि भाई S3 क्या है, बकेट क्या है, ऑपरेशनल कॉस्ट क्या होती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक मैं एक और अनीस से भी बात करूंगा इस मौजू पे कि आपको किस तरह फाउंडेशन नॉलेज दी जाए, तो इंशाल्लाह उस पे भी वी कैन वर्क ऑन समथिंग। फाउंडेशन नॉलेज तो आपने जैसे खुद ही बता दिया कि, और हमने इनको शुरू में भी बताया था, अगर आप के भाई यहाँ पर AWS ट्रेनिंग के नाम से एक जगह है जहाँ पर बहुत सारी फाउंडेशनल की वीडियोस और ट्यूटोरियल्स और बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, आपने भी देखी होंगी। हाँ, और है इसके ना? तो हाँ, तो इसके वो इसके सारी अलावा चीजें जो है वो हमने इनसे शेयर की भी हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीजें। अब ये तो इंसान के अपने इंटरेस्ट के ऊपर है कि वो कितना आगे जाना चाहता है AWS के ऊपर। मिसाल के तौर पर मैं जो हूँ वो पिछले काफी सालों से AWS पे काम कर जा रहा हूँ, लेकिन मैं AWS पे उतना ही काम करता हूँ जितनी मुझे जरूरत है। मतलब मैं जाता हूँ, स्टांस क्रिएट करना होता है तो स्टांस क्रिएट करता हूँ, काम करता हूँ, स्टांस बंद करता हूँ। कभी मैंने उस पर बहुत ज्यादा डीप जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि शायद वो मेरी कोर रिक्वायरमेंट अभी तक नहीं है। कभी किसी क्लाइंट ने या मेरी कंपनी ने मुझसे एक्सपेक्टेशन नहीं की कि भाई आप मुझे ये वाला भी चीज करके दें। हाँ, देखें, मैं बताऊं आपको, आपको क्लाउड नॉलेज होना ज़रूरी है। कोई भी क्लाइंट आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई तुम्हें आता है नहीं आता है। वो अगर आपने सर्टिफिकेशन की होती है ना, तो वो आपसे बात नहीं करते कि भाई तुम्हें पता है कि नहीं पता। वो आपको ये बोलते हैं कि तुम ये कर सकते हो नहीं कर सकते हो। इसका मतलब है कि भाई तुम 3 टियर आर्किटेक्चर, यानी कि 3 VPCs को या 3 सबनेट को सिक्योर कर सकते हो नहीं कर सकते हो। क्योंकि जब अगर आप सर्टिफाइड सोल्यूशन आर्किटेक्टर हैं तो आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वो उसी वक्त आएंगे जब आपको पता हो कि भाई सर्विसेज कौन कौन सी जोड़ करके आपने बनानी है, जिससे वो आप उसको वो डिलीवर कर सकें। ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिखा रहा था, इसमें बेसिकली अगर इसी को देख लें तो एक सिंपल सी है। इसमें इन्होंने बनाया है, ये अवेलेबिलिटी जोन है, ये डॉटेड लाइन है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि भाई ये कस्टमर है, ये www.yahoo और google.com जो भी डिपेंड्स ऑन नहीं, कस्टमर वो पे। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन नहीं आ रही अच्छा, सर। अब आ रही है? आ रही है। अच्छा जी, ये एक आर्किटेक्चर है बेसिकली। अब आपको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। ये एक रीजन है, ये कोई भी रीजन हो सकता है, ईस्ट हो सकता है, वेस्ट हो सकता है, कनाडा सेंट्रल हो सकता है। उसमें उन्होंने एक VPC बनाया हुआ है जो कि एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। उस VPC के अंदर उन्होंने डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन है। आप लोगों को अवेलेबिलिटी जोन का कॉन्सेप्ट पता है? नहीं। अच्छा, अवेलेबिलिटी जोन का कॉन्सेप्ट मैं देता हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट। अच्छा, अवेलेबिलिटी जोन ऐसी बता में, दें बस, बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाने की हाँ जरूरत नहीं, फिर वो हम बाद में आपसे सवाल कर लेंगे जरूरत हाँ, पड़ी। अवेलेबिलिटी जोन में होता ये है कि ये देखें, ये वर्जीनिया रीजन में है ना। तो जब मैं वर्जीनिया रीजन में आऊंगा ना, तो सही है। उसके अंदर जैसे आप लेट्स से कराची है, कराची में उन्होंने 4 अवेलेबिलिटी जोन बनाए हुए हैं। यानी कि एक कराची में है, एक हैदराबाद में है, एक सक्कर में है, और यानी कि सिंध के अंदर ही है। तो वो बेसिकली अवेलेबिलिटी जोन है। यानी कि अगर सही है, कराची समझ का गया। समझ रहे हैं, अगर कराची का डाउन हो गया तो यू कैन जस्ट यूज यू नो मतलब हैदराबाद का ठीक ट्रैफिक, है। आपकी हैदराबाद के लिए राउट हो जाएगी, ठीक है जी। तो लेट मी सी,
बहुत ज़्यादा खुल गए। हाँ जी, तो बेसिकली उन्होंने ये अवेलेबिलिटी जोन बनाया हुआ है। अब कह रहे हैं कि भाई एक कस्टमर है, उसने रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे कुछ चाहिए डेटा। अमेजोन की एक सर्विस कहलाती है फाइल शेयरिंग की सर्विस, EFS, और S3 की। तो वो बेसिकली उसने कनेक्ट किया, एक क्लाउड फ्रंट सर्विस है, यानी कि वो कहीं पर भी बैठा हुआ है, वो मेमोरी कैशे कर रहा है डेटा को। वो कनेक्ट करेगा इंटरनेट गेटवे से। इंटरनेट गेटवे जो है वो बेसिकली एक लोड बैलेंसर है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। उसमें आपकी थोड़ी लेवल से 7 पे भी काम करती है। उसमें वो जा करके इन नेट गेटवे, यानी कि नेट गेटवे जो होता है ना, एक कंपोनेंट होता है नेटवर्क का, जो कि आउटबाउंड ट्रैफिक करता है। सिर्फ आप लाइक अगर अगर ये सारे सबनेट्स बने हुए हैं, ऐप सबनेट है, ये प्राइवेट सबनेट है, और ये डेटा सबनेट है, तो ये सारे सिक्योर हैं। इसमें कोई भी मुझे ये पब्लिक है, यानी कि आप यहाँ तक घुस सकते हैं। लेकिन इन दो सबनेट के घुसने के लिए उन्होंने बेसिकली एक नेट गेटवे लगाया हुआ है, यानी कि नेट गेटवे इज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि भाई ये बंदा जो है यहाँ पे बैठ के अमेजोन एरोरा की डेटाबेस से किस तरह डेटा को एक्सेस करे। तो वो बेसिकली इन सर्विसेज को, S3 की सर्विस को, क्लाउड फ्रंट की सर्विस को, इंटरनेट गेटवे इस्तेमाल करेगा, लोड बैलेंसर इस्तेमाल करेगा, ऑटो स्केलिंग होगी, कौन सा वर्डप्रेस का इंस्टेंस है, ये सब चीज़ें जो है ना AWS की सर्विसेज हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं एक VPC के अंदर। यानी कि अगर आपने सेज मेकर की एक सर्विस डिप्लॉय करनी है तो वो आपको VPC के अंदर सर्विस डिप्लॉय करनी होगी। उस VPC के अंदर इंटरनेट गेटवे भी होगा, क्योंकि अगर उस सर्विस को इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको इंटरनेट का एक्सेस होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके अंदर आपको सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी, जो कि कहलाती है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। यानी कि अगर अगर लेट्स से कि आपने उस EC2 के अंदर रिमोट करना है, रिमोट इन करके उसको मेंटेन करना है, तो अगर लिनक्स की मशीन है तो आपने उस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर SSH जो पोर्ट होती है S22 की, वो आपको ऐड करनी होगी कि एनी ट्रैफिक जो कि 22 पोर्ट को हिट करे वो इस मशीन के अंदर घुस सकती है, वरना कोई और ट्रैफिक नहीं घुस सकती। तो इस तरह आपको सिक्योरिटी ग्रुप बनाने पड़ते हैं, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनानी पड़ती है। तो ये बेसिकली एक तरह से आर्किटेक्चर है। ठीक है। हाँ हाँ, समझ में आ रहा है काफी हमाद भाई। तो आपने हमें अभी बता दिया कि एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है जिसके अंदर आप एक रीजन के अंदर रहते हैं और उसके अंदर डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, जिसके अंदर हमें साथ साथ अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा और अगर हम फंडामेंटल पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि गेटवेज और NAT और ये सब चीजें क्या होती है। हाँ, और लेकिन ये VPC का मशीन लर्निंग से और सेज मेकर से क्या ताल्लुक है? हाँ, ये सवाल बड़ा अच्छा है फतेह अली। मसला ये है कि हमें तो ज़्यादातर अगर हम सेज मेकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें कोई ख़ास इसकी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जो हमने एंड पॉइंट बनाया है और अगर हम चाहते हैं कि एंड पॉइंट जो है वो हम ग्लोबली अवेलेबल हो, तो हमें ये भी देखना होगा वो किन लोगों के लिए अवेलेबल है या किन लोगों के लिए नहीं है। तो वहां पर शायद हमें नेटवर्क फंडामेंटल्स की भी लर्निंग की ज़रूरत पड़े। देखें आपने से सिंपल सी बात है, सेज मेकर पे आपने काम किया, सब बिल्ड कर लिया, सब डिप्लॉय हो गया, ठीक है। लेकिन आपने बोला कि भाई मुझे क्लाइंट को देना भी तो है, क्लाइंट भी तो देखे कि भाई कैसे होगा। तो क्लाइंट ओनली वे क्लाइंट कैन सी इज थ्रू VPC। VPC बेसिकली एक तरह से नेटवर्क आर्किटेक्चर है AWS का। जी सर, मैं यही कहने वाला था कि हमें ज़रूरत पड़ेगी क्लाउड आर्किटेक्चर की, क्योंकि हम जब भी कभी कोई डिप्लॉयमेंट के लिए जाएंगे तो नेटवर्क के थ्रू ही करेंगे। अगर हम क्लाइंट के किसी नेटवर्क पर करेंगे डिप्लॉय तो उसके लिए उसका नेटवर्क की ज़रूरत होगी उसकी VPC हाँ, की। देखें और फिर ये भी बात है कि जैसे अमेजोन ने जैसे ये एक सर्विस है सेज मेकर की, उस तरह और भी सर्विसेज हैं, लाइट सेल के नाम से सर्विस है। वो बेसिकली वो ये होता है कि आप जैसे लोगों के लिए होता है जो प्रोग्रामर होते हैं, या प्रोग्रामर या डेवलपर हो गया। भाई डेवलपर का काम सिर्फ ये है कि वो एप्लीकेशन को डेवलप करे और बता दे प्रोग्रामर को कि भाई इस जगह पे कोड पड़ा हुआ है, गिट में कोड पड़ा हुआ है, गिट से कोड उठाओ और उसको डिप्लॉय कर दो। बाकी और कोई मुझे ज़रूरत नहीं है पता करने की कि भाई VPC क्या होता है, EC2 क्या होता है, ठीक है ना। तो वो बेसिकली वही वाला फंडामेंटल है यहाँ पर भी, कि आपको पता होना चाहिए कि पीछे क्या हो रहा है, लेकिन इतना जो मशीन आप डिप्लॉय कर रहे हैं वो बैक एंड में चल रही है, उसके लिए ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर मुझसे बोले कि भाई मुझे सेज मेकर के लिए मुझे ML मशीन, एक मशीन चाहिए तैयार, तो मैं तो या तो सेज मेकर इस्तेमाल करूंगा, या फिर मैं सीधा सीधा EC2 मशीन को डिप्लॉय करके उसमें लिनक्स इंस्टॉल करूंगा, उसमें पाइथन इंस्टॉल करूंगा, उसमें 3-4 चीज़ें लेयर डालूंगा एप्लीकेशन की, जो कि आगे जाके सेज मेकर के लिए रेडी करेगा। तो वो मेरे लिए इट्स ओके।
बट आपके लिए अगर आप लोगों को सिर्फ सेज मेकर पे काम करना है तो आपको बस इतना ही काफ़ी, इंफॉर्मेशन होना काफ़ी है। सेज मेकर के हवाले से एक सवाल था, अगर हम उसमें कोई मॉडल बनाते हैं तो उसको हम ना आउटसाइड सेज मेकर डिप्लॉय नहीं कर सकते, तो क्या अज्यूर पे भी जो टूल्स हैं मॉडल ट्रेनिंग के वो इसी तरीके से हैं कि उसको आउटसाइड द प्रीमिसेस डिप्लॉय कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मेरे ख्याल में इस सवाल का मेरे पास तो इतना जवाब आपको नहीं होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर एजोर में मशीन लर्निंग की जो सर्विसेज हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आप इसको AWS पे डिप्लॉय नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपका कस्टमर एजोर का कस्टमर है तो एजोर की सर्विसेज इस्तेमाल करेगा। ये होता है कि साइट टू साइट कनेक्टिविटी कहलाती है VPN की, जिसमें आप एजोर और AWS के कस्टमर्स को आपस में एक दूसरे के साथ बात करा सकते हैं। यानी कि एजोर का कस्टमर है वो से AWS की सर्विसेज को देख सकता है, लेकिन उसके लिए भी सर्विसेज का एक्सेस होना, यानी कि IAM यानी आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट में उसकी पॉलिसी मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो लेकिन मेरे ख्याल में सोल्यूशन आप डिप्लॉय नहीं कर सकते दूसरी सर्विस का, यानी कि सेज मेकर की सर्विस को एक एज बात आई है कि हमारी वो ये थी कि हम जो है वो तो रूट पर ही काम कर रहे हैं ना, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि IAM पे काम करें या रूट पर ही काम करें? सॉरी, रूट क्या होता है? ये हम कहना चाह रूट रहे हैं कि ये रूट यूजर से कनेक्ट कर लेते हैं। ओ अच्छा। तो आई थिंक सबसे बड़ी बात यह है कि रूट यूज़र इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। लाइक रूट यूज़र करना ही नहीं चाहिए। लाइक मेरे पास मेरा अपना रूट यूज़र है, मैंने उसके साथ 2 या 3 डिफरेंट आईडीज़ बना लिए हैं, मैं उसी आईडी से एक्सेस करता हूँ। यानी कि आईडी ए अगर रूट यूज़र है तो मैंने बी और सी बना लिया, और बी को मैंने एक एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया है, तो मैं बी से लॉगिन करके सारे काम कर सकता हूँ। रूट को बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि कुछ जगहों पे रूट यूजर्स हैक भी होते हैं, फिर सर्विसेज भी इस्तेमाल होती हैं, चार्जेस भी एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप आईडी दूसरी बना करके अपने सिस्टम में एक्सेस करें। जैसे ये मेरे पास हमाद सिद्दीकी है, ये बेसिकली अकाउंट है IAM का, इसमें मेरे रूट यूज़र कुछ और है, लेकिन मैंने इसके यूज़ कर रहा हूँ, सर्विसेज सेम है। ठीक है, IAM जो है उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव के कितने राइट्स आ सकते हैं? मतलब जो मेजर परमिशन है वो मैं अलाउ कर सकता हूँ? IAM बेसिकली एक पूरा वो है ना, लाइक ओनर सॉर्ट ऑफ। आप उसमें एडमिनिस्ट्रेटर को डाल देंगे ना, तो उसमें बेसिकली सिंपल समझ उसमें सिर्फ ये होगा कि वो अगर लेट्स से कि आपने ये मैंने हमाद सिद्दीकी का बनाया है ना, तो इसमें मेरे पास जो ये इसमें सब कुछ है, ठीक है ना। इसमें मैंने डाल दिया फुल एक्सेस। अगर आप देखें इसमें सारी सर्विसेज की हैं। अगर मैं चाहूँ कि लेट्स से कि अगर मुझे ऐड परमिशन करनी है तो मैं इसमें सेज मेकर करूँगा ना, तो अगर क्या हो रहा है, तो खैर इसमें मैं जो हूँ ना सर्विसेज को ऐड कर सकता हूँ, और बेसिकली सिंपल इज दैट यूज़ कर सकता हूँ। ये बंदा जो है ना वो ये देखो पूरा इसमें आ गया ना। मैं अपनी अपनी तरफ से जो एक बेसिक सवाल ये करूंगा कि हम रूट यूजर इसलिए भी यूज करते हैं कि हमें तो एक तो एडमिन राइट चाहिए, दूसरी बात ये होती है कि जो परमिशंस के अलाउंस होती है ना उसमें कई लोगों को परेशानी होती है, मुझे भी खुद भी होती है, फिर वो बोलेगा यार रूट पे जाओ और उससे अलाउ करवाओ। तो हाँ ये हाँ। सारी चीजें अवॉइड करने के लिए जो ना हम रूट यूजर करते हैं, तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका यही है कि आप लोग जब अपना अकाउंट रूट का इस्तेमाल करते हैं तो वो अकाउंट किसी ने बना के दिया है आप लोगों को, या आपका अपना अकाउंट है? नहीं, हमने खुद बनाया है बड़ी हाँ, मेहनत से। तो उसमें आपने जो अपना अकाउंट बनाया हुआ है ना, बस उसी को ही आप फिर उस अगर आपका अपना एक अकाउंट है, जैसे मेरा ये हमाद सिद्दीकी है, तो मेरा जैसे लेट मी शो यू वन मोर थिंग। ये जैसे कंसोल पे आ गए ना आप, तो इस पे मैंने एक्चुअली लेट्स डू दिस हियर। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी हेलो, सर। आ रही है ना? जी आ रही है। ठीक है, उसमें एक आपने बोला कि भाई मैंने ये लिखा हुआ है साइन इट एज अ रूट यूजर, ठीक है। आवाज बहुत सारी की आवाज तो मुझे बहुत खराब आ रही है। फैजान माइक ऑफ कर लो यार। जी सर, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, ये AWS का कंसोल है, इसमें ये बेसिकली कंसोल का एड्रेस है दैट आप
अपने हिसाब से भी बना सकते हैं एक कंसोल का एड्रेस। लेकिन उसमें होता है कि रूट यूज़र या IAM यूज़र, जब आप रूट यूज़र पे लॉगिन करते हैं ना, तो वो आपको बेसिकली आप एज अ ओनर लॉग इन करते हैं। ठीक है, एक मिनट। रूट यूज़र बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि वो रूट यूज़र कहते हैं कि भाई अगर एक दफ़ा आपका रूट यूज़र हैक हो जाए तो थोड़ा आपको, मैं नहीं समझता कि आपको ज़्यादा इस्तेमाल करिए, डिस्करेज करता हूँ मैं। इसीलिए देखिए मैंने 3-4 कोड लगाए हुए कि भाई रूट यूज़र जो है ना वो इस्तेमाल कम हो। अपना मैंने अकाउंट बना लिया है। अच्छा जी, चलें, वो मैं हमें लॉग इन करने के लिए मुझे 2-3 और चीज़ें डालनी होगी। बट ऐसे ही है कि कहने का मतलब ये है कि आपको रूट यूज़र में जाके आप अपना एक आईडी बनाएं अपने नाम से और उसको फुल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस दे दें। उससे ये होगा कि जब आप उस आईडी के साथ लॉगिन करेंगे तो अपने हिसाब से आप उस सर्विसेज को के यूज़र को पॉलिसी असाइन कर देंगे, जिससे वो बंदा वो काम कर सकता है। तो लेकिन रूट यूज़र से काम करना भी कोई इतनी वो नहीं है, यू कैन स्टिल डू इट। बट मेरी बेस्ट प्रैक्टिस यही है सबकी, बल्कि कहते भी यही हैं कि आप कोशिश करें कि आप एक यूज़र आईडी के साथ अपना एक्सेस करें। सर हमने अगर IAM रोल बनाया हुआ है और अगर रूट यूजर हैक भी हो गया तो सर हमारे को किस क्या कहते हैं रूट यूजर से वो एक्सेस छीन नहीं लेगा तो IAM यूजर के भी अगर कोई तो हैक करता भी? अगर देखें, आपको अगर लेट्स से कि ये जैसे मैंने अभी डाली हुई ना MFA, मल्टी फैक्टर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, राइट, तो आपको अपने अकाउंट को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव करना पड़ता है सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। अगर लेट्स से कि आप बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपके पास फुल एडमिन एक्सेस है, ठीक है, और आपकी अगर आईडी हैक हो गई तो वो कोई भी आईडी को लॉगिन करके कुछ भी कर सकता है आपके नेटवर्क को, ठीक है, हैक कर सकता है, SQL इंजेक्शंस हो सकती हैं। तो उसी लिए कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे आपका एजोर है, एजोर में बेसिकली वो कहते हैं लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस कहलाते हैं। उसमें ये होता है कि AD कहलाता है, एजोर एक्टिव डायरेक्टरी। उसमें ये होता है कि उसमें उन्होंने एक होता है ओनर जो कि रूट यूज़र हो गया, जो कि सब कुछ कर सकता है। एक होता है कंट्रीब्यूटर, यानी कि वो कर सब कुछ कर सकता है लेकिन वो कुछ ओनर के फ़र्ज़ को नहीं निभा सकता, ठीक है। उसी तरह IAM का भी वही कॉन्सेप्ट है कि आप कोशिश करें कि ओनर जो रूट यूज़र है उसको कम इस्तेमाल करें, और कंट्रीब्यूट करने के लिए आपने जितनी भी सर्विस लगानी है, पढ़ना है, उसको डिलीट करना है, तो जो एज़ोर में है ना उसमें बहुत ज़्यादा समझ जाएँ बिल्कुल ग्रैनुलर लेवल पे परमिशंस हैं। उसमें यानी कि आपको अगर लेट्स से कि मैंने आपको बोला कि भाई तुम VM स्टार्ट कर सकते हो और स्टॉप कर सकते हो, तो वो मैंने परमिशन असाइन कर दी, तो आप बस वही कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। डिलीट भी नहीं कर सकते, आप उसको बना भी नहीं सकते। तो वो बेसिकली परमिशन होती है जो कि आपको असाइन करनी होती है। अच्छा, उसी में मेरे ख़्याल में सवाल एक और अच्छा जवाब भी यही है कि भई मुझे AWS पे, जैसे मैं अगर देखता हूँ कि भई मैंने एज़ोर पे परमिशन इस तरह असाइन की हुई कि एक बंदा है जो कि सिर्फ़ स्टार्ट कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। तो मेरे दिमाग में कि यार मैंने एज़ोर में किया है तो मैं AWS में भी पॉलिसी ऐसी बना सकता हूँ, जो कि ये बंदा सिर्फ़ यही करे। ठीक है? तो मैं वहाँ पर जाके पॉलिसी IAM में बना लूँगा। एक सवाल था जैसे अभी अनीस ने बोला कि भाई कभी-कभार लोग जो हैं वो स्टार्ट करके भूल जाते हैं। ठीक है? तो कि भाई इंस्टेंस चला और उसके बाद फिर वो भूल गए कि यार मेरा इंस्टेंस चल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई आपके पैसे लग रहे हैं, ठीक है? तो आपको तो ध्यान देना पड़ेगा कि भाई आप उसको चलाएँ, काम करें और डिलीट कर दें। दैट इज़ द रूल नंबर 1, ठीक है? दूसरा ये कि हमारे एक और साहब हैं, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, उसमें ये था कि वो इंस्टीट्यूट चलाते हैं, ठीक है? तो उनमें ये था कि उनको ये होता था कि स्टूडेंट्स जो थे वो चलाते थे और उसको भूल जाते हैं कभी बंद करना, एक तो पैसे पीछे चार्ज होते हैं, इतना ज़्यादा पैसा नहीं चार्ज होता लेकिन फिर भी पैसे चार्ज हो रहे होते हैं। तो वो बेसिकली AWS में एक स्क्रिप्ट आपने चला ली जो कि हर 6 घंटे पे क्लाउड वॉच एक सर्विस है जो कि मॉनिटर करती है नेटवर्क को या इन्वायरमेंट को, ठीक है? तो वो जाके चेक करेगी कि भाई ये चल रहा है और आइटल है सिस्टम।
तो इसका मतलब है कि वो उसको जाके रिमूव कर देगी या उसको शट डाउन कर देगी। तो कॉस्ट करने के लिए इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर यूजिंग, तो यू कैन डू दैट एज वेल। लेकिन सबसे पहले अगर आप एज अ स्टूडेंट हैं तो मेरा मशवरा यही होगा कि सबसे पहले कि आप उसको ध्यान से उसको बंद करें और उसके बाद रिसोर्सेज को डिलीट कर दें ताकि आपके चार्जेस ज़्यादा ना हो। ये IAM यूजर कैसे बनाते हैं? IAM यूजर कैसे बनाते हैं? तो बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी परमिशन वो दे रहा होता है, पॉलिसीज को एक्सेप्ट करे, ऐसा कुछ होता है तो मसला होता है। IAM यूजर तो यार सिंपल है उसका, आप एनवायरनमेंट में जाके मैं कोशिश करता हूँ लॉगिन करने की। देखें अब मुझे देखें, अगर अभी आपके सामने ही है कि मैं रूट यूजर में रहे लॉगिन ना किया। फैसल भाई, हमाद भाई, मैं फिर बाद में इनको समझा दूंगा कैसे बनाते हैं। ठीक है, नो तो प्रॉब्लम। इसको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं क्योंकि अब हमारी क्लास की एंड है। क्लास एंड करना हमारी इसलिए मजबूरी है कि अब गाजियाबाद रोजे का टाइम पाकिस्तान में भी होने वाला है। तो अभी तक जो हमाद भाई ने हमें ये बताया जो मुझे काफी अच्छा लगा, उसमें यह है कि हमें जो है ये जो इसका क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिसाल के तौर पर WPC और मिसाल के तौर पर ये जो अवेलेबिलिटी जोन और इस तरह की चीजें, ये सब कुछ हमें पढ़ना चाहिए और इसके लिए जो है वो AWS के फंडामेंटल्स जो है वो पढ़ने चाहिए। हमाद भाई ने एक दफा किताब भी मेरे साथ शेयर की थी, अगर वो मुझे याद आ गई तो वो मैं आप लोगों के साथ AWS फंडामेंटल की किताब शेयर कर दूंगा, या हमाद भाई की आप वीडियोस भी देख सकते हैं। हमाद भाई अगर आप चाहें तो यहाँ पर चैट विंडो में अपना वो YouTube का लिंक शेयर कर दें ताकि बच्चों को कोई मसला हो तो। हाँ बिल्कुल ठीक है सर। अगर डॉक्यूमेंट्स शेयर कर सकते हैं जो आपने भी दिखाया था क्लाउड से रिलेटेड, तो वो भी कर दें। जी मैं बिल्कुल आपको भेज देता हूँ। और दूसरा ये कि अगर आपको ना आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम, क्योंकि आई वुड बी एबल टू हेल्प यू। अनीस भाई से भी जो आपको हेल्प चाहिए उनसे बोलें, उनसे पूछ लें। सर मुझे इन फ्यूचर अगर क्लाउड की सर्टिफिकेशन करनी है तो मुझे आप गाइड कर देंगे? सर हम मेरा काम ही यही है, मैं एज अ करियर कोच भी हूँ, मैं काउंसिल भी करता हूँ। तो आप फील फ्री टू, आप मुझे जब भी मिलना हो या मुझसे बात करनी हो, आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे ऐड कर सकते हैं। चलें सही, आप मुझे लिंक शेयर कर दें, मैं आपसे कांटेक्ट में रहूँगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। नो प्रॉब्लम। और अगर एक और लास्ट बात ये कहूँगा, जो अनीस ने भी यही बात करी है, वो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको आप जैसे वो कहते हैं ना कि आप कुएं तक लेके जा सकते हैं लेकिन आपको पिला नहीं सकते, ठीक है? तो आपको बेसिकली मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कि भाई आप ये करो, इस तरह समझा सकता हूँ। लेकिन अगर जब तक आपको खुद से एक वो नहीं तलब नहीं होगी ना, यानी कि मुझे ये करना है, मुझे समझ में आना चाहिए कैसे होगा, तब तक आप नहीं कर सकते। ठीक है हमाद भाई, आप अगर चाहें तो बिल्कुल अपना सर। जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, तो अगर ये ज्वाइन करना चाहें। लेकिन उससे व्हाट्सएप ग्रुप बहुत बड़ा बन जाएगा, तो बड़ा जरा पहले सोच कर आज आप सोच लें फिर आप कीजिएगा। नहीं, हमें कोई मसला नहीं है, वो तो ग्रुप ऐसे एक्चुअली है, इन्हीं लोगों के लिए है। हम आई मीन इन्हीं ऐसे ही लोगों के लिए है जो कि चाहते हैं कि भाई हम अवेलेबल हैं हेल्प करने के लिए। आप चाहें तो फील फ्री टू आप हमें ज्वाइन करें। और उसमें बहुत सारे लोग हैं, टेक्निकल भी बातें होती हैं, आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, और लोग अवेलेबल हैं, उनको वो भी आपको गाइड कर सकते हैं। तो आप फील फ्री टू रीच आउट। आई मीन हम लोग चाहते ही हैं कि भाई हाँ, आप तो लोगों की अगर मदद। व्हाट्सएप ग्रुप का चाहें तो आप वो भी यहाँ पर चैट में शेयर कर दें, जी मैं ताकि अभी अगर वो उस ग्रुप से कोई करना चाहें तो वो आपसे कर लें। मैं अभी भेज देता हूँ, बल्कि इनफैक्ट कि आपको भी मैं दे देता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो मैं दूसरी बात ये है कि सबसे पहली बात आप लोगों को याद रखनी है इससे पहले कि क्लास खत्म हो सर आज कि क्लास का बताया सर, क्लाउड से रिलेटेड थी ना, तो आज जबरदस्त क्लास हो गई, समझ में भी आया क्लाउड के बारे में थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट हाँ का। ठीक है, तो आप इसीलिए हमने यहाँ पर इनको बुलाया था। तो आप एक तो ये कि कल संडे की क्लास है, और कल संडे की क्लास जो है वो क्लाउड के मुतालिक नहीं होगी, वो दोबारा हम AI पे आ जाएंगे। तो वो बच्चे होते हैं ना, वो एक स्कूल में रहते हैं, तो कभी कभी उनकी पिकनिक होती है, तो पिकनिक में बड़े खुश होते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि दोबारा कल से उनको दोबारा पढ़ना है। ये बात तो सही सर आपकी। ठीक है ना? तो आज की जो पिकनिक थी हमाद भाई के साथ, वो आप लोगों की जो है ना वो यहीं पर खत्म हो रही है।
बीच में अगर कभी हमाद भाई या आप लोगों के पास टाइम हुआ तो इंशाल्लाह दोबारा इनको हम ज्वाइन करेंगे, विजिट कराएंगे अपनी क्लास के अंदर। सर लेकिन पिकनिक दोबारा भी तो हो सकती है ना? हाँ दोबारा भी होगी, अगर आप लोग अच्छे अच्छा काम करेंगे और पढ़ेंगे तो दोबारा करा देंगे पिकनिक। सर अच्छे काम करने के लिए तो बैठे हैं सर मैं तो बोल रहा हूँ ना, इनको पीआईआईसी से रिक्वेस्ट करके इंस्ट्रक्टर रख लेते हैं सर, वो बोले ना सरसिया से क्वार्टर 4। देखिए पीआईआईसी का जो है वो एक अलग क्लाउड नेटिव के मेरे ख्याल से नाम का वो है, एक अलग एक फैकल्टी है जो इसके ऊपर काम करती है, और वो इसके लिए अवेलेबल है। सबसे बड़ा मसला वही है कि अब इंसान जो है वो मेहनत कितनी कर रहा है ना, तो इंशाल्लाह अगर आप पढ़ने वाले हैं तो रिसोर्सेज का कोई मसला नहीं है, लर्निंग का भी मसला नहीं है, और हर कोई आपकी हेल्प करेगा। असल चीज ये है कि आप खुद कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इशू है। तो खैर मैं आपको बता देता हूं, कल आपको 2:30 बजे की क्लास है जिसको आपको ज्वाइन करना है। लिंक मैंने चैट विंडो पे भी शेयर कर दिया है और आप लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आ गया होगा। और क्या कह रहा था मैं, इसके अलावा अगर कुछ सवाल, क्योंकि मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ 6 बजे, मुझे क्लास खत्म करनी है बिकॉज ऑफ द रमजान, तो इसके अलावा आप अगर कोई भी सवाल जो है आप करना चाहते हैं तो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप और ये चैट वेट के अंदर सब हमाद भाई की चीजें आ गई हैं। उम्मीद है कि आप हमारे भाई को तंग नहीं करेंगे और इस बात का ख्याल रखेंगे कि जब हमारा दिन होता है तो वहां पर रात होती है, तो ऐसा नहीं हो कि आपने किसी वक्त जो है वो दोपहर में 2 बजे जो है वो कॉल कर दी है समझते हुए कि भाई हमाद भाई भी जाग रहे होंगे और बेचारे हमाद भाई वहां पर सो रहे होंगे, तो कॉल वॉल नहीं कर रही है, मैसेज कर सकते हैं आप लोग। आप मैसेज करें। आपका जो 12 घंटे का डिफरेंस है अभी, जैसे आपके शाम के 5:50 हो रहे हैं, हमारे सुबह 5:50 हो रहे हैं, मुझे मैसेज कर दें। मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा बिजी होता हूँ तो मैं आपको रिस्पॉन्ड ज़रूर कर दूंगा, लेकिन एंड ऑफ द डे मेरी आपसे बात हो जाएगी, तो आप उस चीज़ में परेशान ना हों। ग्रुप ज्वाइन करें, सवाल करें वहाँ पर, कोर्स रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड, आपको ज़रूर हम हेल्प करेंगे जो कर सकते हैं। ओके जी, अब आप अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए वही रूल है कि अपना रोल नंबर और स्पेस और अपना नाम जो है वो लिख दें चैट विंडो पर, और अगर बाकी लोग ड्रॉप करना चाहें तो वो क्लास ड्रॉप करके जा सकते हैं। और ठीक है, थैंक यू सो मच हमाद भाई, आपने आए और आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी। इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे हम आपकी जो है वो एक्सपर्टीज लेते रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, बड़ा मजा आया। आप पहले से पता होता तो थोड़ा और प्रिपेयर करके आता। चलो कोई बात नहीं, दोबारा आप चाहें तो अब हम समझ अभी में आ तक गया। अभी 4 हो गया सर, थैंक यू सो मच सर। बल्कि अगर आप चाहें तो हमारे पास अभी 3-4 वीक्स और हैं, तो बीच में अगर कभी आपका मूड हो तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं दोबारा आपको क्लास में इन कर लूंगा। आईडी हमारी यही वाली है, जब भी आप बल्कि अगर आप चाहें तो अगर आप, लेकिन आपके लिए असल में रात को 5 बज रहे होते हैं। हाँ तो उसमें मैं कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन अगर आप आज की क्लास के बाद से आप लोग डिस्कस करें कि आप लोगों को और क्या क्या समझना है, सीखना है, मुझे बता दें, फिर मैं प्रिपेयर करके आऊंगा। तो आप भी जो है वो देख लीजिएगा, कुछ अच्छी चीजें हो तो हमसे दोबारा शेयर कर लीजिएगा। बिल्कुल, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम। जो लोग अटेंडेंस लगा चुके हैं वो क्लास ड्रॉप अप करके जा सकते हैं। बाकी लोग, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जैसे ही आप लोगों की अटेंडेंस लगना खत्म होगी मैं क्लास एंड कर दूंगा, और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आज ही जो है वो मैं